गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए, तो उनके लिए सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है बीपीएससी जो आपका पीआरटी का अभी एग्ज़ाम हुआ था अगस्त के अंदर, तो उसमें भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन आए थे। तो अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो साथी तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 के लिए या पीआरटी के लिए या 9-10th के लिए, है ना, या 6 to 8 के लिए, किसी के लिए भी कर रहे हैं, आपको पता है मैथ्स का जो रोल रहता है, अगर आपका जनरल पेपर में भी रहता है और मेरे भाई अगर आपका सब्जेक्ट है मैथ साइंस तो वहां भी रहता है। तो आपको यहां से कंप्लीट आइडिया मिलेगा कि पीआरटी में जब ये लेवल पूछा गया है तो आपका क्या पूछा जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो पीआरटी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई नए क्वेश्चन नहीं बनाए, इन्होंने ये क्वेश्चन उठाए हैं, है ना, बीपीएससी के पुराने पेपर्स उठाए हैं। जैसे पीआरटी तो उठा नहीं हुआ नहीं था, और भी जो पेपर थे, या फिर मेरे पास साथियों बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे यूपीएससी सीसेट से भी पूछे गए थे, है ना, अदर एग्जाम से पूछे हैं, यूपी टेट से भी पूछे गए थे जूनियर वाले से। तो इन्होंने इस तरह से कलेक्शन करके आपको दिया है। तो पीवाईक्यूज का बहुत बेहतरीन रोल रहता है। तो इसीलिए मैं आपको ये कंप्लीट पीआरटी में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ में कराने वाला हूं। तो कंप्लीट देख लेना एग्जाम से पहले पूरा, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा। तो इसी कड़ी में अपन और भी सारी चीजें कराएंगे, जिस तरह से यानी और भी जो पीवाईक्यूज पेपर हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको सारी अपडेट और कंटेंट आपको बेहतरीन तरीके से मिल पाए। ठीक है भाई, चलिएगा। तो अपन बिहार पीआरटी के लिए जो अभी अगस्त में एग्जाम हुआ था उसमें 2 शिफ्ट थी, जैसे पहला शिफ्ट और दूसरा, दोनों को डिस्कस करेंगे, है ना। चलिएगा, तो आप देखेंगे मेरे दोस्त। और एक मैं आपको चीज बता रहा हूं, जो अपना क्लास का पूरा फोकस रहेगा वो पूरा कंटेंट के ऊपर रहेगा, है ना। हाँ, और बाकी का टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वो एक बार देख लेना। ठीक है भाई, चलिएगा। तो है कि केवल 4 ही ऑप्शन आपके रहने वाले हैं, 4 ही ऑप्शन रहने वाले हैं। देखिए भाई, प्रयागराज से पटना जाने के लिए 5 मार्ग हैं, प्रयागराज से पटना जाने के लिए 5 मार्ग हैं, और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के लिए कितने संभव मार्ग हैं? देखो भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है सर। ये पटना यानी प्रयागराज से पटना जाने के, यहां है आपका पटना, यहां है सपोज आपका पटना, यहां पटना दिखाई दे रहा है, ये पटना है। प्रयागराज से, ये प्रयागराज है, प्रयागराज, प्रयागराज से पटना जाने के आपके 5 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं सर? 5, 1 2 3, है ना, इधर लिख देते हैं 4 5, 5 रास्ते हैं सर। ठीक है, और लेकिन 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। अगर पटना से कोलकाता जाएंगे आप, पटना से कोलकाता जाएंगे तो 4 मार्ग हैं, यहां से 4 मार्ग हैं, 1 2 3 4, ऐसे मान लेते हैं। अब ये बताओ टोटल, अगर ये प्रयागराज से, इसने पूछा है प्रयागराज से अगर कोलकाता जाता है बाई पटना तो कितने मार्गों से होकर जाएगा? जैसे सपोज ये पहले मार्ग से होकर जाएगा 1 से, तो यहां से इसके पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 1 2 3 4, यानी यहां से 4 ऑप्शन। अगर इससे भी जाएगा तो 4 ऑप्शन, इससे भी जाएगा तो 4 ऑप्शन, इससे जाएगा 4, इससे जाएगा 4, यानी हर रास्ते पे 4 ऑप्शन हैं। तो टोटल रास्ते कितने हैं सर? 5। शुरुआत में टोटल रास्ते कितने हैं? 5। हर रास्ते पर 4 ऑप्शन है, तो 5 चौक 20, यानी मेरे दोस्त इस तरह से जाने के लिए 20 रास्ते आपके पास अवेलेबल हैं। इस तरह से जाने के लिए आपके पास 20 रास्ते अवेलेबल हैं। जैसे सपोज यहां प्रयागराज से पटना पहुंचा तो एक रास्ते से गया, अब इसके पास यहां से कितने रास्ते खुल गए? 4 रास्ते खुल गए, यानी इसका मन करेगा चारों से जा सकता है। मतलब यहां एक जो है 4 रास्ते बना रहा है आगे, फिर ये 4 रास्ते, फिर 4 रास्ते, फिर 4, फिर 4, यानी कुल मिला के सर कितने रास्ते हो गए? 20 रास्ते हो गए। बोलो हाँ, है ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बता दीजिएगा, है ना। बाइलिंगुअल है, सारी चीजें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिएगा, तो बच्चा अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने से 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि बताओ, परसेंटेज लॉस बताओ। देखो करेंगे कैसे। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक बेहतरीन तरीका है, देखते ही आप कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना, एक फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, लास्ट वाला देखो, 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। यानी इसने क्या कहा? 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। जब लास्ट में विक्रय मूल्य दे रखा है तो ना, तो आप ये मानो 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो मतलब जो पीछे वाली नंबर है ना, पीछे वाली नंबर क्या है? 30, तो इसे विक्रय मूल्य मानो। यानी कोई चीज का विक्रय मूल्य कितना है? 30 रुपए है,
और उस पर लॉस कितने रुपए का हो रहा है, 6 रुपए का। अगर आपका मेरे भाई विक्रय मूल्य 30 है, लॉस हो गया 6 रुपए का, विक्रय मूल्य 30 है, लॉस हो गया 6 रुपए का, विक्रय मूल्य 30, लॉस हो गया 6 रुपए का, इसका मतलब खरीदा ज्यादा में होगा। जब कभी अगर आपको लॉस होता है, जब कभी हानि होती है, इसका मतलब दोस्त आपने क्या है, कोई चीज ज्यादा में खरीदी और कम में बेची, बोलो हाँ है ना। तो इसका मतलब ज्यादा में खरीदी मतलब 30 प्लस 6, 30 प्लस 6 खरीदी 36 में, लॉस हुआ सर 6 रुपए का, लॉस हुआ 6 रुपए का, परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना, तो आंसर कितना आएगा, 16 सही 2/3%। आंसर आएगा 16 सही 2/3%। ये बात समझ में आई। अगर ये बोलता कि 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो पीछे वाली वैल्यू को क्रय मूल्य मानते, बोलो समझ में आया। इसने बोला 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो पीछे वाली वैल्यू विक्रय मूल्य मानी, ये आपका क्या हो गया, लॉस की बोल रहा है, तो ये लॉस हो गया। समझ में आ रहा है। तो ऐसे करने हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन, है ना। चलिएगा, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि समीकरण 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 3 है, मूलों का गुणनफल यानी मेरे भाई इनके जो आपके रूट्स का जो प्रोडक्ट है 3 है, तो k का मान, देखो भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, एक इक्वेशन है, जैसे कि अगर मैंने कहा ये इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, ax² प्लस बी एक्स माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। अगर ये इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, ये समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर इसके मूल जो हैं, इसके रूट अल्फा और बीटा हैं, इसके रूट अगर अल्फा और बीटा हैं, तो मूलों का जो गुणनफल होता है ना, मूलों का गुणनफल वो होता है बच्चा c/a। क्या है, c/a। और जो मेरे भाई मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, माइनस का b/a। b क्या है, x का कोफिशिएंट, और a क्या है, x² का कोफिशिएंट। ये आप ध्यान रख सकते हैं, यहीं से आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखेंगे अगर इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, सर इसके मूलों का गुणनफल 3 है, मूलों का गुणनफल 3 है, तो गुणनफल क्या होता है, सर ये कोफिशिएंट किसका है, ये कोफिशिएंट यानी ये आपका x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, a हो गया, ये x का कोफिशिएंट b हो गया, और जो किसी का भी नहीं है मतलब न्यूट्रल है, ये आपका किसका हो गया, c हो गया। हमें चाहिए मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल सर प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 3, और ये क्या होता है c/a। c कितना है, k प्लस 8 अपॉन a बराबर क्या हो जाएगा, 3k। तो बच्चा गुना करेंगे 3 तिया 9k, 9k बराबर k प्लस 8, और यहां से ये k इधर आएगा तो 8k बराबर 8, तो k बराबर 1 आएगा, k इज इक्वल टू 1 आएगा, मतलब a विल बी राइट आंसर। जो पहला आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। तो यहां इस तरह से इक्वेशन से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। समझ में आया, बोलिए हाँ या ना। यहां तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है, सभी लोग बताएंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न ये रहा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। देखो पीआरटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो 6, 8, 9, 10th में पूछे जाने थे। लॉगरिथम के क्वेश्चन पूछ लिए हैं, लॉगरिथम के भी क्वेश्चन पूछ लिए। देखो क्या करा है, देखो लॉगरिथम की कुछ बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। जैसे लॉग, अगर आपका लॉग यहाँ बेस x है और ये x है, यानी जो बेस है वही आपकी वैल्यू, यहाँ बेस x पर x की वैल्यू पूछ रहा है, लॉग बेस x पर x की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1। ये बात ध्यान रखना। अगर जैसे लॉग है, यहाँ बेस आपका दिखाई दे रहा है, ये लॉग आपका a की पावर यहाँ आपको p है, पावर p है, तो इसकी अगर वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी p इंटू लॉग a, p इंटू लॉग a हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, है ना, यानी जो पावर होती है वो आगे हो जाती है। इसी के बेस पर ये क्वेश्चन है, तो देखेंगे बच्चा क्या हो जाएगा। देखो भाई ये कह रहा है जी लॉग, ये बेस बच्चा, ये बेस है, ये √2 इसका बेस है, ये √2 बेस है। तो अगर मैं इसे देखूंगा तो लॉग अगर √2 यहां बेस दिखाई दे रहा है, बेस कितना है, √2। बच्चा अगर इसे देखेंगे 32, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 होती है सर 32, बोलो हाँ है ना, 2 की पावर 5। अब अगर मुझे अंडर रूट इस 2 को क्या लिख सकता हूं, 2 को लिख सकता हूं √2 की पावर 2, बोलो हाँ है ना, लिख सकता हूं। क्या आप कहेंगे हाँ सर, उसकी भी पावर कितनी है सर, 5। यानी ये अगर इसके बराबर लिखेंगे तो ये √2 की पावर क्या हो जाएगा, √2 की पावर 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हाँ, मैंने क्यों लिया ये, क्योंकि बेस सेम करने के लिए, बेस और ये आपकी वैल्यू सेम, तो √2 की पावर कितना हो गया सर, 10। ये पावर है, पावर आगे आ जाएगी 10 लॉग बेस √2, और √2 की वैल्यू बतानी है। ये पीछे वाला आपको पता है 1 हो गया, 1 इंटू 10 करेंगे तो आंसर 10 आएगा, 1 इंटू 10 करेंगे बच्चा आंसर 10 आ जाएगा मेरे दोस्त, 10 आंसर आ जाएगा, 10 बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोग बताओ हाँ है ना। तो लॉग से भी क्वेश्चन आ रखे हैं, तो बेसिक लॉगरिथम की आप चीजें दिमाग में रख सकते हो, इनके बेसिक कंसेप्ट आप दिमाग में रख सकते हो ना। बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसा नहीं टिपिकल पूछा गया है ना, बट पूछा गया है, ये बड़ी बात है ना। हाँ हाँ, चलो
क्योंकि नहीं पता होता पीआरटी में ये क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, लेकिन अब पता चल गया ना, अब अच्छे से तैयारी करना, चाहे आप 6 to 8 के लिए कर रहे हैं, 9 10th के लिए कर रहे हैं ना, करना है आपको बेहतरीन तैयारी। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर -5 का एक अनूठा हल है, यानी यूनिक सॉल्यूशन है। आपको बताया जब ये इक्वेशन होती हैं, जैसे इक्वेशन है a1x², जैसे आपको दिखाई दे, या फिर a1x प्लस b1y और प्लस आपको यहाँ c दिखाई दे रहा है, प्लस c बराबर अगर 0 दिखाई दे रहा है, c दिखाई देगा c1 बराबर अगर आपको 0 दिखाई दे रहा है, बराबर क्या है भाई 0 है, बराबर क्या है 0 है। इसी प्रकार यहाँ है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर यहाँ 0 है। तो मेरे दोस्त अगर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या है, एक अनूठा हल है। एक हल के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये अनूठा हल के लिए है। अगर मेरे भाई एक हल के लिए क्या होता है, एक सॉल्यूशन अगर है, केवल एक सॉल्यूशन है, एक हल है अगर इक्वेशंस का, तो क्या होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, एक हल के लिए। अनेक हल हैं, अगर मोर देन आपके 2 हैं, मोर देन 1 है, अनेक हल के लिए क्या हो जाता है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये 3 कंडीशन होती हैं और आपको इस कंडीशन से पूछा गया है आंसर क्या होगा। ये कह रहा है मेरे दोस्त x माइनस के वाई बराबर 2, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -5, तो एक अनूठा हल है। तो देखो -2 इधर आ जाएगा, ये इधर लेके आएंगे -2 हो जाएगा, इसे इधर लेके आएंगे +5 आ जाएगा, है ना। तो अगर एक हल है, मतलब एक हल है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो a1 यानी क्या है, यहाँ 1 है, बोलो हाँ है ना, और यहाँ a1 कितना है 3 है, तो 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू मेरे दोस्त, इसकी वैल्यू क्या है माइनस के अपॉन क्या हो जाएगा सर, अपॉन क्या है यहाँ वैल्यू 2, अपॉन क्या है 2, बोलो क्लियर है। तो यहां अगर देखते हैं अब अगर आपकी k की वैल्यू देखोगे, k इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू -2/3, यानी k की वैल्यू मेरे दोस्त अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है, अगर ये आपका अनूठा सॉल्यूशन है, तो मेरे दोस्त k की वैल्यू आपकी कितनी नहीं होनी चाहिए, -2/3। -2/3 पर ये k की वैल्यू आपकी क्या है, -2/3 पर ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, सॉरी -2/3 नहीं होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा कब, जब अगर 2/3 होगा, तो 2/3 पे नहीं होगा, बाकी सब पे हो सकता है, तो ये नहीं है, इसका मतलब इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, यानी बी और सी दोनों आंसर हैं। मतलब आंसर क्या आएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये आपका डी आंसर आ जाएगा। यानी केवल और केवल यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या नहीं होना चाहिए, k इज नॉट इक्वल टू -2/3, ये नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो तो हो जाएगा। तो आपने देखा सर क्या है, ये जब नहीं है तो बाकी ये दोनों हैं, तो आंसर डी आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इनसे इस बार आ गया है, तो इनसे इस बार भी आ सकता है, तो थोड़ा सा रिवीजन आपको करना पड़ेगा दोस्त, ये बेसिक सी चीजें। देखो टिपिकल इसलिए लगता है चीजें क्योंकि पीआरटी के हिसाब से थोड़ा टिपिकल है ना, लेकिन अब पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते हो बताओ, उसे रोक तो नहीं सकते हो कि नहीं क्यों पूछ लिया आपने, उन्होंने कहा पूछ लिया हाँ, उन्हें थोड़ी बता पाओगे, चलो हाँ। बट ये है कि ज्यादा आपके ये नहीं कि अंदर जाके नहीं पूछा गया है, ऊपर ही ऊपर चीजें पूछी गई, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि ऊपर से भी करना चीजों को। देखो एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है, सच बता रहा है, कैलकुलेटिव थोड़ा सा है, कुछ नहीं है बहुत आसान, लेकिन है कैलकुलेटिव। देखो सेक्टर वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसी भी सेक्टर का या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू πr², ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, बोलो हाँ है ना। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है, आपको क्षेत्रफल दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है सर एंगल पूछा है, बोलो हाँ है ना। अगर मेरे दोस्त अगर आप देखेंगे ना, इसे एंगल निकालेंगे तो आप ये बराबर कितना दे रखा है 102, कैलकुलेशन कर लेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है कि इसका बराबर यानी पाई की वैल्यू रखो 22/7, रेडियस की वैल्यू रखो 14 × 14, फिर यहाँ 102.7 रखो, कैलकुलेशन करो पूरा आंसर तब निकालो।
एक क्या है कि अगर ये आप देखो, दूसरा ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे मैं बताऊंगा, पहले तो इसे देख लो। बराबर कितना है सर 102 दशमलव कितना है 7। अगर मैं आपसे बोलता हूं रेडियस कितना है 14, रेडियस कितना है 14, तो ये 14 इंटू 14, बोलो हाँ है ना, बराबर। यहाँ पाई का मान कितना हो जाएगा, पाई का मान कितना है सर, पाई का मान है सर 22/7। पाई कितना है बच्चा 22/7, पाई कितना रखोगे आप 22/7। ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 7 से कटेगा कितने बार, 7 से कटेगा सर 2 बार। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन कर लेना। तो ये आपको थीटा बराबर मिलेगा क्या, थीटा बराबर क्या मिलेगा, यहां से 2 और 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 4, 4 से कटेगा 4 दूनी 8 है ना, ये 7 बार कटेगा, ये 11 बार। 8 से कटेगा कितने, 8 चौक 32, 8 पंजे 90। ठीक है, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, बहुत बढ़िया 45। तो आप थीटा बराबर देखेंगे 102.7 गुना 45 बटे क्या कर देंगे सर, बटे कर देंगे 7 इंटू 11, 7 इंटू 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 60 के समथिंग आएगा, 60 दशमलव कुछ आएगा, 60 दशमलव कुछ आएगा, अप्रोक्सीमेशन आएगा। तो आंसर हमने 60 लगा दिया। आंसर कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा, यानी 60 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है, पॉइंटों में है तो अपन अप्रोक्सीमेशन से, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू पाई की भी 22/7 नहीं होती है, लेकिन हमने क्या देखा 60 के नजदीक है बिल्कुल, तो इसलिए हमने 60 लगा दिया, 60 लगा दिया मेरे दोस्त, है ना। तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बिल्कुल कैलकुलेटिव है ना। बाकी दूसरा इस तरह से भी सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं कि सर अगर ये 14 सेंटीमीटर है, ये अगर 14 सेंटीमीटर है रेडियस, अगर रेडियस बेटा 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर है, तो मेरे भाई 14 सेंटीमीटर पे आपका वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, 154 का 4 गुना, 154 का कितना हो जाएगा, क्योंकि 7 का डबल और 2 का स्क्वायर 4, यानी 154 का 4 गुना, और 154 का 4 गुना मतलब 4 चौक 16, 15 चौका 60, 60 और 1 61 है ना, यानी 616 हो जाएगा, 616, 616। अब ये देखो 616 है ना, और ये कितना है 102.7, तो ये लगभग कितना है 1/6, लगभग 1/6, इसका 1/6 के लगभग है, तो 1/6 का मतलब 360 का 1/6 मतलब 60 डिग्री। अब ये पीआरटी वालों के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन, ये जो मैंने ये किया है ये भी मुझे लगता है आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो रही होगी, है ना, कि सर आप कैसे कर रहे हो। मैं उस तरह से कर रहा हूं कि अगर आपकी रेडियस अगर 7 होती है, रेडियस जब 7 होती है तो मेरे भाई जब एरिया 154 होता है, रेडियस अगर आपकी 14 होगी तो मतलब रेडियस दुगनी होगी तो एरिया 4 गुना होगा, रेडियस दुगनी होगी तो एरिया 4 गुना होगा, 616 एरिया हो गया। अब ये 102 को अगर कंपेयर करूं 616 से तो लगभग 1/6वां भाग है, 1/6वां भाग है, जबकि केंद्र पर पूरे पे कौन बनता है 360, 360 का लगभग 1/6 मतलब करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। ऐसे मैंने किया है, बाकी ये कैलकुलेशन आप करके कर सकते थे, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, 102.7 गुना 45/7 गुना 11, तो आप इसे इस तरह से कर सकते थे। ठीक है भाई, तो ये कैलकुलेटिव तो थे चीजें, मतलब ऐसा नहीं है कि आसान था पेपर, ऐसे नहीं कह सकते पीआरटी का बहुत अच्छा पेपर बनाया, बहुत ही अल्टीमेट लेवल का। तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई 60 डिग्री। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक समकोण त्रिभुज। अब देखो मैं आपको बताऊं, अब घबराना भी नहीं है कि इतना टिपिकल आ गया क्या करें, अरे सब क्वेश्चन थोड़ी करने हैं आपको, मेरिट तो देख लो मेरिट कितनी गई है, ऐसा थोड़ी है सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, नहीं सर 25 क्वेश्चन आए तो सब करेंगे, अरे भाई 2-4 छोड़ने भी है ना, आपको टॉप थोड़ी, टॉप मतलब ये थोड़ी कि आपने 120 में से 120 ही करने हैं, नहीं भाई टॉप नहीं, मेरिट देख लो कितने पे गई है ना। हाँ तो ऐसे लिए परेशान ना होना है ना। हाँ बाकी अगर कर सकते हैं कोई टिपिकल नहीं है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है, यदि अतिभुज कर्ण, अतिभुज मतलब यदि कर्ण 200√218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं हैं, अन्य दो भुजाएं, यानी अन्य दो भुजाएं क्या होंगी। भाई देखो क्या कह रहा है, आधार जो है ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर कम है और कर्ण कितना है, कर्ण है √218, और जो इसका आधार है, आधार वो इसकी ऊंचाई से कितना कम है, ऊंचाई से मेरे भाई 6 कम है, इन दोनों साइड का डिफरेंस कितना है 6। तो ऐसी दो साइड देखो इसमें से, क्योंकि ये चौथा ऑप्शन ये परेशान करेगा पांचवा, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं, जिनका अंतर कितना है 6 है। तो देखो 11 और 5 का अंतर 6 नहीं है, 6 है, सॉरी है, 11 और 5 का अंतर 6, 15 9 का अंतर 6, 10 और 16 का अंतर 6, बहुत बढ़िया। अब ये देखो आपको पता है कर्ण कैसे निकालते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बोलो है ना। यानी इनमें से दोनों साइड ऐसे करो, 2 का स्क्वायर जोड़ने पर 218 आए, 5 का स्क्वायर 25, 11 का 121, तो आप 218 नहीं ला सकते हो। 9 का 81, 15 225 यूनिट डिजिट से ही लगा सकते हो, 9 का 81 1,
15 15 225 5 1 और 5 6 होगा, यहाँ 8 है। 10 का स्क्वायर 0 100 हो जाएगा। 16 का 256 या 256 सॉरी 16 का आपको क्या है, चलो 5 का स्क्वायर, हाँ 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, प्लस आपका 16 का 256 है। 256 ये आपका नहीं आएगा, 218 हो ही नहीं सकता। तो आपका क्या है ये 5 और क्या है 5 का 25, 5 का 25 121, ये भी नहीं है। 9 का 81, 9 का 81, 15 का 225, यानी इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो हाँ या ना। ये बात क्लियर है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। कैसे किया हमने, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि अतिभुज मतलब कर्ण 218 है तो 218 से आपका 218 कर्ण है तो अन्य दो भुजाएं हैं। अन्य दो भुजाएं मतलब 218 योगफल होना चाहिए, दोनों के वर्गों का योगफल 218। 5 का वर्ग 25 121 218 नहीं है। 9 का 81 15 15 225 नहीं है। 10 का 100 16 का आपका 10 का 100 16 का 256 नहीं है। इसका मतलब उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ई आंसर आएगा। अब समझ सकते हो ये ई भी आपने परेशान कर रहा है, ई भी आपको परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, चलिएगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से बताएंगे क्या होगा। 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही है। ब्याज कैसा है, तिमाही। देखो साल की ब्याज एनुअल रेट परसेंट बच्चा कितनी है, एनुअल रेट परसेंट मेरे दोस्त कितनी है, 16%। सालाना अगर 16% है तो अगर तिमाही मतलब साल में कितनी तिमाही होती हैं, साल में 3-3 महीने के कितने होते हैं, आप कहेंगे 4 तिमाही होती हैं। तो 4 मतलब साल में अगर ब्याज 16% है तो तिमाही कितनी हो जाएगी, 4 का भाग दे देंगे 3%, सॉरी 4%। कितनी हो जाएगी, 4%। अब 4% आपकी तिमाही ब्याज हो गई, बोलो हाँ ना। 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। 9 माह मतलब 3 तिमाही, 9 माह मतलब 3 तिमाही, 3 तिमाही, 9 माह मतलब 3 तिमाही। अब सीआई आपको बताना है, कितना आसान सवाल हो जाएगा। तो सर 15,625 है, 15,625 है और इसका आपको सीआई निकालना है। देखो नंबर मेथड आपको बताया मैंने, नंबर मेथड सबसे बेहतरीन मेथड है जिससे कि आप इनको सवालों को सेकंडों में कर सकते हैं। सर रेट परसेंट कितना है, 4%। 4% का मतलब 1/25, बोलो हाँ है ना। नंबर मेथड अगर 3 यूनिट टाइम है तो नंबर होता है 331। अगर 3 यूनिट टाइम है तो नंबर होता है 331। तो पहली बार इसका कितना निकालना है, 4%। 4% मतलब सर 1/25। 4% मतलब सर 1/25। तो काटेंगे सर 25 से कितने बार, 25 के 150, यानी कितना आ जाएगा, ये 625 आ जाएगा। फिर 25 का फिर 1/25 4% निकालेंगे तो 25 आएगा। 25 का फिर 1/25 निकालेंगे 1 आएगा। हमें चाहिए सीआई, तो सीआई कैसे निकलेगी, इन सबको आपस में गुना करके जोड़ दो। तो आप देखेंगे 25 या 75 और 6 18, 1875 ये हो गया। प्लस आप देखेंगे 25 या 75 ये हो गया, प्लस 1 हो गया। तो आप देखेंगे 5 और 5 10, यानी 75 75 150, 1950 और 1951, यानी बी विल बी राइट आंसर। ये नंबरिंग मेथड आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अब जिन्होंने नंबरिंग मेथड पहले नहीं पढ़ा तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। कैसे करते हैं नंबर मेथड के लिए, अगर टाइम आपका 3 यूनिट है तो नंबर दिमाग में रखना है 331। क्या रखना है, 331। करते कैसे हैं, जो प्रिंसिपल है उस पर जितना ब्याज है उस ब्याज को देखो। पहले ब्याज कितना है, 4% मतलब 1/25। 1/25 मतलब कितना हो गया इसका, 625। फिर अगले नंबर के लिए फिर इसका 4% निकालेंगे मतलब 125। फिर अगले नंबर के लिए फिर इसका 1/25 और इनको गुना करके जोड़ देंगे, ये सीआई आ जाएगा। अगर इसी सवाल में देखो नंबरिंग मेथड क्यों अच्छा है, पहला जो अगर आपसे कभी कोई ऐसा ही पूछता है साधारण ब्याज, तो पहला जो कॉलम होता है गुना करने पर जो पहला कॉलम निकलता है वो साधारण ब्याज होता है। अगर इसी तरीके से कोई आपको सीआई और एसआई का अंतर पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, तो अंतर यानी पहले कॉलम को छोड़ के ये बचा हुआ अंतर हो जाता है। पहले कॉलम को छोड़ के जो बचा हुआ होता है वो सीआई और एसआई का अंतर हो जाता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा। और अंतर कितना है, ये आपका 76। ठीक है भाई, बताइए यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है, नहीं है ना, मजा आ रहा है ना देख के हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे ना पेपर, बहुत गलती कर रहे हो। मैं आपको बार बार बताता हूं, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके इर्द गिर्द जितने भी PYQs हैं वो सब कर लो। इसमें बहुत सारे पेपर आपको यूपी टेट के भी क्वेश्चन है। यूपी टेट मतलब जो आपका 6 to 8 वाला है ना, उसके भी क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे आपके मतलब मैंने देखा UPSC के भी क्वेश्चन है, CSET के भी क्वेश्चन है। हाँ चलो
जल्दी से देखेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे। देखो कैसे करेंगे। ये कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ये तो इतना एग्जाम में क्वेश्चन आया, एसएससी में इतना भर भर के आया, बहुत ज्यादा। देखो कुछ नहीं करना होगा इसके लिए। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना सर, कुछ भी नहीं करना। जब इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा ए बी सी। जब ए बी सी लेंगे तो ये हो जाएगा, यहां से भाग देंगे बी सी से बी सी, यानी ए स्क्वायर ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू। फिर इधर इससे भाग देंगे तो बी बचेगा, यानी प्लस बी क्यू हो जाएगा, और प्लस आपका सी क्यू हो जाएगा। बोलो हाँ ना। यहां आपको दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो एक रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देख लो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा? बराबर 3abc होता है, बराबर 3abc। कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो मेरे दोस्त? 0 हो, या फिर a स्क्वायर प्लस या फिर मेरे दोस्त a बराबर b बराबर c हो। दो कंडीशन अगर हैं तो मेरे भाई ये a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 0 होता है। ये कौन से रिजल्ट से निकल के आता है? एक रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, है ना, -3abc बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, ये रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, माइनस सी ए। ठीक है, अगर आपने ये रिजल्ट पढ़ा हो तो वहां से सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है, या फिर a बराबर b बराबर c है तब भी ये होता है। तो हमें पता है सर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो इसकी वैल्यू 3abc हो जाएगी। तो 3abc इसकी जगह हो गया 3abc, और बच्चा abc ये हो गया मेरे दोस्त। तो आंसर क्या आएगा? c आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? c आ जाएगा, मतलब 3 आंसर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझने पड़ेंगे। देखो मैं मानता हूं ऐसी बात नहीं है कि पीआरटी के लिए ये कोई आसान है, नहीं। पीआरटी के लिए अच्छे क्वेश्चन पूछे, ये पीआरटी के लिए 6 to 8 के लिए भी पूछे जाने थे, है ना। हाँ, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो बीपीएससी भैया कुछ भी कर सकता है ना। तो लेकिन आपको क्या करना है? कूल होके अपना जो भी कंटेंट है उस पर पूरा फोकस करना है। बाकी मैं इनकी मैराथन भी क्लास लेके आऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे क्या आपको कंप्लीट मैराथन आपको मिल पाए, है ना, मैराथन आपको मिल पाए। ठीक है भाई, चलिएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे। ये रहा क्वेश्चन, फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 4 की पावर x प्लस 1 प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स बराबर 10 का हल है। का हल है। देखो मेरे दोस्त, आपको पता है 4 की पावर क्या दे रखा है? x प्लस 1। 4 की पावर x प्लस 1 प्लस क्या है? 4 की पावर 1 माइनस एक्स। 4 की पावर 1 माइनस एक्स। अब आपको बराबर 10 दिखाई दे रहा है, तो x की जगह क्या क्या आ सकता है मेरे दोस्त? अगर आप देखो 10 कैसे होगा, 10 कब होगा ये? जैसे अगर मैंने कहा, अगर 10 की बात कर रहा है ये 10, तो देखो अगर -1/2 अगर 0 लिखेंगे x की जगह, देखो 0 अगर लिखेंगे x की जगह 0, तो ये 4, और यहां भी 4, 8 हो जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता। अगर x की जगह 1/2 रखो, तो 1/2 अगर यहां रखेंगे 1/2 प्लस 1, यानी 4 की जगह क्या? 4 की पावर 3/2। इसी प्रकार अगर 1 में से 1/2 घटाएंगे, ये भी हो जाएगा 4 की पावर 1/2। बोलो हाय ना। 4 की पावर 1/2 मतलब 4 का अंडर रूट। 4 का अंडर रूट मतलब क्या हो गया सर? 4 का वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल 2। इसे कैसे करेंगे सर? इसे लिख सकते हैं सर 4 का अंडर रूट अपॉन 2 का मतलब 4 का अंडर रूट उसकी पावर 3 है, और 4 का अंडर रूट मतलब 2, 2 की पावर 3 मतलब 8, यानी 8 + 10 सही हो गया। इसका मतलब सर x की जगह 1/2 भी आ सकता है। x की जगह क्या माइनस का 1/2 आ सकता है? रख के देखो, अगर ये आपकी 4 की पावर 3/2 हो रहा हो, 4 की पावर 1/2 हो रहा हो, तो सही है। तो मैं अगर x की जगह -1/2 रखूंगा, तो -1/2 + 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। अगर यहां -1/2 रखेंगे तो -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? पावर 3/2 हो जाएगी। वही इक्वेशन बन गई जो इसके साथ बन रही है। मतलब ये भी आपका सही होगा और ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है, एक से अधिक आंसर है। सबसे पहले तो ये पीआरटी ने ये 5 वाला ऑप्शन वाला सिस्टम रखा है ना, ये बड़ा टिपिकल कर दिया आप लोगों के लिए है। हाँ, क्योंकि एक एक नहीं, 2-2 आंसर हैं, 2-2 चेक करने पड़ रहे हैं बच्चों को, है। चलो, तो मेरे भाइयों आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? आंसर आपका ये बी और सी, सॉरी बी और ए दोनों होगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर आएगा। ठीक है भाई, चेक कर लेना, मैंने आपको बता दिया। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है, ये इक्वल नहीं है, ये अलग अलग है, ये इस तरह से है ना। हाँ, अलग अलग आपके दिखाई दे रहा है। चलो
फटाफट से देखेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। 1 + 27/169 इज इक्वल टू 1 + x/13। देन द वैल्यू ऑफ x इज x का मान, x का 27 मान है, क्या कह रहा है, x का मान है, ये 27 कहीं ना कहीं गड़बड़ रख दिया है, x का मान है ये बोला होगा, है ना। चलो तो अगर देखेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कुछ नहीं करना है भैया, ये अंडर रूट अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर मेरे दोस्त अगर आप देखें अलग अलग है या एक बार देख लेते हैं क्या है, ये इधर अंडर रूट नहीं है भाई, इधर पीछे वाले पे अंडर रूट नहीं है, केवल अंडर रूट आगे वाले पे है, यहाँ अंडर रूट है ही नहीं, ये पीछे ज्यादा खींच दिया है टाइपिस्ट ने। चलो यहाँ तक है। 169 + 27 करेंगे, इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 169 और 27 अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 196। इसका अगर वर्गमूल करेंगे मेरे भाई तो ये 14/13 आएगा, 14/13। अब इसके बराबर क्या है 1 प्लस, अब आप x/13 हैं, अब x की जगह क्या रखोगे, ये 14/13 हो जाए। तो आप करेंगे या तो इसे ले आओ 1 को इधर, या तो इस 1 को माइनस कर लो, तो आपको पता चल जाएगा 1/13। 1/13 बराबर x/13, तो 13 से 13 खत्म, x बराबर 1 आएगा, x बराबर 1 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चा, 1 बिल्कुल सही आंसर है। समझ पाया नहीं, बोलो हाँ है ना, x बराबर 1 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है भाई, चलिएगा तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला, कैसे किया अब देख लेना। जोड़ा हमने 196/169, इसका वर्गमूल 14/13, इसे आपने लिखा बराबर क्या है, बराबर सर 1 + x/13, एक इधर लेके आए तो 1/13, 1/13 और x/13, x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलेगा। किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिमी व्यास का, व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, 4 व्यास का। बहुत बढ़िया भाई, देखो भाई आपको पता है किसी धातु के ठोस गोले से तार बनाना है, तो जितना मटेरियल गोले के अंदर होगा उतना ही मटेरियल आपका तार होगा, मतलब जो वॉल्यूम गोले का होगा उतना ही वॉल्यूम तार का होना चाहिए। दोनों के वॉल्यूम आप इक्वल कर देते हैं, दोनों के आयतन आप इक्वल कर देते हैं। आयतन अगर आयतन इक्वल कर देते हैं तो दोस्त कैसे आंसर आ जाएगा इसका, देखो धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, कितना है दोस्त 3 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यू, 4/3 पाई r क्यू, रेडियस की क्यू, बोलो हाँ है ना, ये बात क्लियर है, 4/3 पाई r क्यू। ठीक है, इससे 4 मिमी व्यास का, जब व्यास मतलब डायमीटर अगर आपका 4 mm है, 4 mm का है, और आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, 10 mm, बोलो हाँ है ना, और रेडियस कितना हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी आधी, यानी 2 mm की हो जाएगी, 2 mm। तो मेरे भाई 2 mm का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, इसमें तार मतलब बेलन का आयतन क्या होता है पाई r², मतलब 2 mm, 2 mm, या तो इसे सेंटीमीटर को mm बना लो, या फिर मेरे भाई इसे आप ऐसे कर लो जैसे आपको मन करे। तो अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर ये mm है, या फिर आप इसे किधर भी कन्वर्ट कर दो, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 2/10 करना पड़ेगा, 2/10, यानी क्या करना पड़ेगा 2/10, क्योंकि इधर मीटर में है, ये सब मीटर में दिया है, ये सब मीटर में दिया है, तो 2/10 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर इंटू हाइट मतलब लंबाई, बोलो हाँ है ना, कर दो, कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर 3 से खत्म होगा, है ना, सही है ना, बिल्कुल सही है। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका कटेगा कितने बार, ये स्क्वायर बार, पाई से सर पाई खत्म हो जाएगा। हाइट अगर हमें चाहिए तो बच्चा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये 4 से 4 खत्म, ये 10 का स्क्वायर 100 इधर आ जाएगा। हाइट बराबर क्या हो जाएगा 100 गुना 9, यानी 900 हो जाएगा, 900 हो जाएगा सर 900। अब 900 सेंटीमीटर है, 900 क्या है सेंटीमीटर, 900 ये सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को अगर मीटर में बनाते हैं तो आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 900/100 यानी 9 मीटर आंसर आएगा। 9 मीटर बिल्कुल सही आंसर है, 9 मीटर बच्चा बिल्कुल सही आंसर है। ये बात समझ में आई है, हाँ या ना बताओ, क्लियर है, तुम सही कह रहे हैं, समझ में आ रहा है, बता दो तो जल्दी से। कैसे किया, कुछ नहीं किया, इससे बच्चे, बहुत सारे बच्चे mm को कन्वर्ट करने में दिक्कत कर लेते हैं। ये mm है, आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं। कन्वर्ट किया, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया 9 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से बताएंगे। एक खिलौने एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन बताओ।
बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे गए, समझ रहे हो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये पूछे गए पीआरटी में। देख लो अब तुम बीपीएससी वालों को, तो तुम ध्यान कर लो तुम्हें कितनी मेहनत करनी है, इसीलिए मैंने ये आपको कराए हैं, जिससे कि आपको आइडिया पता चले कि आपको पेपर कैसा आया था। और पीवाईक्यूज आपको हर सब्जेक्ट के करके जाने हैं ना, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके करके जाने हैं। देखो ये कुछ नहीं कह रहा, क्या कह रहा है सर, इसने क्या कहा कि एक खिलौना है सर, खिलौना, मैंने कहा खिलौना था, चलो एक खिलौना है। अब खिलौना क्या है, वो आपका क्या है, उस तरह से खिलौना है, आपको दिखाई दे रहा है। इसने क्या कहा, एक खिलौने का शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। इस तरह से शंकु है और ये इस तरह से व्यास पर चढ़ा हुआ है, ये आपको चढ़ा हुआ है। 7 सेंटीमीटर व्यास है, डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है तो भैया रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस 3.5, बोलो हाँ ना। अब टोटल इसकी जो ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई आपको कितना दिखाई दे रहा है, 14.5, ये 14.5 है पूरा, इसमें 3.5 ये है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी शंकु की, शंकु की हाइट 11 है, बोलो हाँ है ना। आपको पता है इसका आयतन चाहिए, तो आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, इसका आयतन प्लस इसका आयतन। तो मेरे दोस्त आप कर सकते हैं, एक तो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन यहां ऑप्शनों ने मारा है, इस सवाल को ऑप्शन से 2 सेकंड में कर सकते थे, क्या कर सकते थे, 2 और 1 3, 3 4, ये आंसर ए आ जाता, 1 सेकंड में कर देते। लेकिन ये 5वां जो ऑप्शन है ना, इन्होंने ये बड़ा गड़बड़ दे दिया, ऑप्शन से तो इसे 1 सेकंड में कर लेते, लेकिन 5वां ऑप्शन क्या देगा, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब ये बड़ा परेशान कर सकता, शायद ये हो भी सकता नहीं भी, इसके लिए सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा। देखो क्यों, क्योंकि देखो हमें पता है बेलन का, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बोलो हाँ है ना। जबकि अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। पाई तो दोनों जगह कॉमन है, इसका मतलब पाई कॉमन लेंगे, पाई का मतलब 22/7, 22/7 यानी पाई से कोई संख्या विभाजित है मतलब 22 से विभाजित है, 22 से विभाजित है मतलब 11 से भी विभाजित है। क्योंकि ये सारे ऑप्शन अगर आपके इंटीजर आ रहे हैं, सारे के सारे आपके पूर्णांक हैं, तो अगर इसका मतलब ये संख्या, इसमें से आंसर वही होगा जो 11 से विभाजित होगा, ऑप्शन से अगर करते रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से, तो डायरेक्ट अपन निकाल सकते थे 11 की विभाजितता केवल और केवल ए को फॉलो कर रही है, न तो बी को कर रही न सी को। क्यों, 11 की विभाजितता क्या क्या कहता है, हम एक को छोड़ो एक जोड़ो, बाकी जो बचा है उनका आपस में अंतर करो, 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 में से 3 0, या तो डिफरेंस 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, या तो डिफरेंस 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो संख्या 11 से विभाजित होगी, आपको पता है, बोलो हाँ है ना। लेकिन ऑप्शन से कर सकते थे, बट इसने ये लास्ट वाला जो दे रखा है ना, ये बड़ा तकलीफ दे दिया आपको। अब मेरे दोस्त अब इसे कैसे करेंगे, देखो कुछ नहीं, सॉल्यूशन पूरा करना पड़ेगा। देखो आपको पता रेडियस दोनों की समान है, रेडियस समान है, इसलिए हमने क्या किया, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1/3 पाई की वैल्यू क्या है 22/7 पाई आर स्क्वायर मतलब 3.5, 3.5 का मतलब 3.5 मतलब 7/2, 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का मतलब लिख सकते हैं 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर मतलब 49/4 इनटू, अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा हाइट और यहां से बचेगा क्या 2r, यहां से बचेगा हाइट और यहां से बचेगा 2r, r बराबर कितना है 3.5, हाइट बराबर कितना है 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, यानी इसकी जगह 18 लिख दो। तो 3 से कटेगा सर 6 बार, बोलो हाँ है ना, 7 से कटेगा 7 बार सर, 2 से कटेगा 11 बार और 2 से कटेगा सर 3 बार, 11 सत्ते 77, 77 गुना 3 करेंगे 231 आंसर आएगा, ये अगर आपने फॉर्मूले से करते तो। क्योंकि खिलौने में क्या है, नीचे अर्धगोला है ऊपर शंकु है, तो दोनों के आयतन को जोड़ देंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, दोनों के आयतन को जोड़ देंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ये बात सभी के समझ में आई या नहीं आई, बोलो हाँ है ना। भैया अब समझ में आ गई या नहीं आई, सभी लोग बताएंगे क्लियर है या नहीं है, बताइए ये बात क्लियर है। चलो नहीं तो ऑप्शन से कर देते, ऑप्शन क्योंकि इसमें अगर ये 4 ऑप्शन होते उपयुक्त में से अधिक और ये 4 होते तो हम ऑप्शन से डायरेक्ट कर लेते भाई, है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने सदस्य हैं। क्लब में मेरे दोस्त कितने सदस्य हैं, कैसे करेंगे सर। यहां आपको पता है 350 जो है तंबोला में भाग लेते हैं 350, जबकि 220 दोनों में लेते हैं, 320 रम्मी में, 320 रम्मी में लेते हैं। आपको पता है कि दोनों में कितने लेते हैं सर, दोनों में कितने लेते हैं, ये दोनों में लेते हैं 220,
तो ये 220 है, जबकि ये वाला कितने का है, ये वाला कितने का है 320 का, ये 320 का है, और ये सर कितना है 350। 350 अगर मेरे दोस्त आपको पता है इसमें एक बार इसमें भी काउंट हो रहा है, ये दोनों एक बार इसमें भी काउंट हो रहा है, तो हमें केवल एक बार काउंट करना था। तो कैसे करेंगे इसे, 320 प्लस 350, कैसे आंसर आएगा 320 प्लस 350, ये दो बार काउंट हो रहा है तो एक बार घटा देंगे आपका कुल निकालने के लिए, कुल कितने सदस्य हैं, तो 220 घटा दो। तो मेरे दोस्त अगर घटाएंगे ये 100 और 350 यानी 450 आंसर आएगा। 450 बिल्कुल सही आंसर आएगा। ये बात समझ में आई आपके, नहीं आई, बोलो आ गई, तुमसे ही कह रहे हैं आ रही है ना समझ में। कोई डाउट हो, कोई गिला हो, कोई शिकवा शिकायत तो आप ना पूछ सकते हो हमसे, है ना, कोई भी अगर आपको गिला शिकवा शिकायत है तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। बोलो ठीक है, चलो चलेगा। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से बताएंगे। अच्छा जल्दी से बताओ इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या क्या कहा है इसने, फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताओ इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद, बहुपद मतलब पॉलीगन, पॉलिनोमियल gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः दिस और दिस आते हैं, तो gx का मान बताओ। मेरे भाई एक बात बताओ, ये दिया है भागफल आता है और शेषफल आता है, आपको पता है विभाजिता का नियम क्या कहता है, भाजक यानी डिवीजर जो होता है, डिवीजर जो होता है भाजक इधर होता है और क्वोशिएंट भागफल इधर होता है, शेषफल रिमाइंडर इधर होता है, और बीच में डिविडेंट होता है, डिविडेंट यानी जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य बीच में होता है, यानी भाजक भागफल शेषफल और ये भाज्य होता है। बोलो हाँ है ना। मेरे दोस्त अगर आपको पता है ये डिविडेंट अगर निकालना है, ये वैल्यू अगर निकालनी है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। बोलो हाँ है ना। ये बात सबको लोग जानते हैं, ये बात सभी लोग जानते हैं, हाँ या ना। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं मेरे दोस्त, हमें निकालनी है ये वाली डिवीजर अगर निकालना है, डिवीजर अगर निकालना है तो डिवीजर कैसे निकलेगा, आप ऐसे कर सकते हैं। सर एक काम करिए, मैंने कहा बच्चा बताइए क्या काम करना है सर, क्या काम करना है सर। देखो यानी कि सर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ऑप्शन अगर हमारे पास है तो ऑप्शन से कर लो सर। ऑप्शन से कैसे कर लो, भाजक में भागफल यानी भाजक का आपको gx निकालना है, तो gx इन तीनों में से कोई अगर हो, तो ये तीनों में से अगर हो तो आप कैसे वैल्यू पुट करेंगे, भाजक गुना भागफल, इसमें जो गुना करेंगे और इसे जोड़ दो, यानी इसमें से किसी ऑप्शन में इसका गुना करके इसे जोड़ने पर अगर ये संख्या आ जाए तो आंसर आपका सही है, आंसर आपका सही है। तो मैंने देखा भाई हमें आंसर में मैक्सिमम पावर कितनी है, x की 3 है, x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो अगर मैं इससे गुना करूंगा, देखो अगर मैं देखो यहां अगर x माइनस 2 से गुना करूंगा यानी x से गुना करूंगा तो x की मैक्सिमम पावर गुना करने पर 3 ही आएगी, लेकिन इस वाली इक्वेशन से गुना करूंगा तो x की मैक्सिमम पावर 2 है और यहाँ x की मैक्सिमम पावर 2, तो 2 गुना 2 यानी जब करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हमें तो ऑप्शन में क्या चाहिए, हमें तो x की मैक्सिमम पावर 3 चाहिए। सेम यहाँ पे भी करेंगे, x की पावर 2 है और यहाँ भी मैक्सिमम 2 है तो 4 हो जाएगी, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर ये ए ही हो जाएगा। लेकिन आप चेक करना पड़ेगा क्योंकि इन तीनों में से तो आपने एलिमिनेट कर दिया कि ए ही होगा, लेकिन चौथा ऑप्शन भी तो दिया है, पांचवा, इनमें से कोई नहीं, ये भी तो हो सकता है इनमें से कोई नहीं, यही तो समय खाया था इसने, क्योंकि आप ऑप्शन से करते तो सेकंडों में हो गया, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन आपको परेशान करने के लिए दिया है। तो आप देखेंगे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको पता है ये आंसर हो सकता है, कैसे करेंगे सर, x माइनस 2 इसका गुना करना है किसके साथ में, किसके साथ में करना है, भाजक गुना भागफल, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस क्या करना है, प्लस करना है माइनस का 2x प्लस 4, ये अगर जोड़ के करने पर ये इक्वेशन आ जाए तो आंसर सही है आपका। तो कैसे करेंगे सर, देखो भाई x से गुना करो, x से गुना करो तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस आपका x, बोलो हाँ ना, 2 से गुना करो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2x माइनस का 2 और यहाँ करेंगे प्लस कितना है यानी माइनस का 2x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। देखो 2x से 2x खत्म हो गया, माइनस का x स्क्वायर 2x स्क्वायर यानी माइनस का 3x स्क्वायर, बोलो हाँ ना, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x और ये 4 प्लस का माइनस का 2 यानी प्लस का 2 यानी इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 2, यही आपकी ऑप्शन आ रहा है, यानी सेटिस्फाई हो गया x माइनस 2 पर। x माइनस 2 पर संतुष्ट हो गया सर, x माइनस 2 पर ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुका है, x माइनस 2 पर सेटिस्फाई हो चुका है। समझ में आया? बोलिए हाँ या ना। ये बात क्लियर है मेरे दोस्त, ये बात क्लियर है हाँ या ना? चलिए सभी लोग बताएंगे यहां तक, कोई दिक्कत, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत तो नहीं है? अगर नहीं है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जल्दी से बताएंगे। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। भाई साहब चयन ही तो नहीं करने दे रहा है, ये बड़ा परेशान कर रहा है आपको, है? कोई दिक्कत नहीं, इससे भी बोल दो कि हमने भी ठान लिया है, तुझे परेशान करके मानेंगे, तुझे भी परेशान करके मानेंगे, तुझसे जॉब लेके मानेंगे, है ना? तो टेंशन ना ले, अपन भी प्रशासन में आएंगे। देखो, हर व्रत दीर्घव्रत होता है ना? ईच सर्कल आर एलिप्स, बिल्कुल सही है, यानी हर व्रत जो है मेरे भाई दीर्घव्रत होता है, हर सर्कल मेरे भाई दीर्घव्रत होता है, लेकिन हर दीर्घव्रत जो है सर्कल नहीं होता। यानी कि हर व्रत जो है दीर्घव्रत तो होता है, लेकिन हर दीर्घव्रत आपका ये नहीं होता। तो पहला ऑप्शन तो सही है। हर कोई व्रत अति प्रबल पैराबोला, है ना, होता है क्या? पैराबोला बिल्कुल सही है, यानी कोई भी व्रत अति परवलय नहीं होता, कोई भी व्रत अति परवलय नहीं होता, यानी पैराबोला आपका नहीं होता। हर वर्ग आयत होता है, बिल्कुल सही है, हर वर्ग मेरे भाई जो है ये आयत होता है, लेकिन हर आयत आपका वर्ग नहीं होता, यानी हर वर्ग जो है आपका आयत होता है, लेकिन हर आयत आपका वर्ग नहीं होता। तो इसका मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही है। ये क्वेश्चन आपको बताओ, 3 क्वेश्चन एक ही चीज में पूछ लिए, ऐसे ऐसे पूछ रहा है तुमसे, है? कैसे कर रहा है ये समझ रहे हो ना? हाँ, तो आप ध्यान रखिएगा, हर व्रत दीर्घ व्रत होता है, बिल्कुल सही है, कोई व्रत अति परवलय नहीं होता, बिल्कुल सही है, हर वर्ग आयत होता है, बिल्कुल सही है। चलिएगा, दो संख्याओं का योगफल 480 है, यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं, बड़ी संख्या लगभग है, बड़ी संख्या लगभग है। देखो भाई, छोटी संख्या में मेरे दोस्त एक संख्या, बड़ी संख्या में 2% की कमी कर दी तो बड़ी संख्या अपने आप में कितना होगी सर? 100%। बोलो हाँ ना? संसार में कोई भी चीज है, सब कुछ अपने आप का बच्चा 100% है, 100%। अब ये 100% था, इसमें 2% की कमी कर दी, मतलब ये कितना हो गया अपने आप का? 98%, 98%। अब इसका जो मेरे भाई छोटी संख्या है, छोटी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी, छोटी संख्या अपने आप में 100%, 10% की वृद्धि कर दी, 110। बोलो हाँ है ना? परसेंट से परसेंट हटा, 2 से घटा 94 बार और 2 से घटा मेरे भाई 55 बार, यानी बड़ी और छोटी का अगर रेशियो देखो, बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या 55/49 आएगा, 55/49 आएगा। बोलो हाँ है ना? यानी सर बड़ी संख्या अगर 55 है तो छोटी संख्या 49 होगी। ये बात सभी के समझ में आई या नहीं? अब ये कह रहा है जी, क्या कह रहा है? इन दो संख्याओं का योगफल 480 है। कितना है सर? योगफल 480 है। योगफल 480 है तो बड़ी संख्या बताओ लगभग। योगफल मेरे हिसाब से 55 + 49 कितना हो रहा है सर? 155 49 सर कितना हो गया? 104। कितना हो गया? 104। 104 104 बराबर कितना दिया है? 104 बराबर 480। हमें क्या बताना है सर? हमें बताना है कौन सी संख्या? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कितनी है सर? 55। हमें 55 की वैल्यू बतानी है बेटा, 55 की वैल्यू बतानी है, 55। तो बस कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे सर? आप काटो। सर कट रहा है किससे? किससे कट रहा है? 8 से काटो। 13 8 104, 13 8 104, 8 6 48, 60 60 गुना 55 किया, 60 गुना 55, तो ये आपका कितना आ गया? 60 गुना 55, 55 0, 5 6 30, 30 30 30 और 5 6 30 और 3 33, यानी 3300, 3300/13, 3300/13 बिल्कुल सही आंसर है। बी विल बी राइट आंसर। इसमें कुछ नहीं करना था, आसान सा क्वेश्चन था, आराम से आप कर लेते। लेकिन मैं जब जब सोचता हूँ ना पीआरटी के बारे में और जब इस पेपर को सोचता हूँ तो बहुत आसान नहीं है, ये टिपिकल है, सच में था टिपिकल। क्योंकि अगर अपन उन बच्चों को ध्यान में रख के सोचें जो अपन ऑफलाइन में भी बहुत पढ़ाते हैं, है ना, ऑनलाइन में भी, क्योंकि जब पीआरटी मतलब जो 1 to 5 वाले बच्चे होते हैं उनका मैथ बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन जब ये मैथ पूछा गया तो बेहोश हो जाएंगे ये सर क्या पूछ लिया है हमसे, है ना। ये क्वेश्चन फिर भी कर देंगे, लेकिन इससे पहले वाले तो चीजें टिपिकल तो रही हैं, लेकिन मतलब आपको मेरिट भी उसी हिसाब से गई है ना, मेरिट भी, क्योंकि कंपटीशन में तो वही बच्चे हैं, कोई ऐसा तो ही टॉपर सारे वही हैंगे, तो मेरिट भी उसी हिसाब से गई है ना। तो इसीलिए आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, सब कुछ अच्छा होगा, टेंशन ना लो।
ये कह रहा है निम्नलिखित में 901 आरोही क्रम या आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही मतलब बढ़ता हुआ, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सर बढ़ता हुआ, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सर बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम मेरे दोस्त, बढ़ता हुआ क्रम। अगर बढ़ते हुए क्रम की बात करें तो 13/18, 29/36, 41/15, 45 और 51/60। इस सवाल को देखो कई तरीके से कर सकते हैं, या तो इनके डिनोमिनेटर सेम कर लो। फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फ्रैक्शन के मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप देखते ही बता दें कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, ऐसे करके देखो। अगर मैं इसका बताऊं, एक तो बच्चा ऐसे करेगा, कैसे करेगा सर, इनके ना डिनोमिनेटर सेम कर लो, यानी इनके सर जो आपके हर हैं अंश, हर सेम कर लो तो हो जाएगा। या फिर मेरे भाई इसे क्या करो, या फिर दूसरा तरीका भी आपके लिए है। क्या है तरीका? दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूं। एक तरीका तो यह है कि इनका एलसीएम लेके नीचे बराबर करेंगे, तो जितना जैसे यहां इनका एलसीएम लिया सर कितना है 180, इसे 180 करेंगे 10 से गुना करेंगे, इसे 180 करेंगे ऊपर 5 से करेंगे, इसे 180 करेंगे सर 4 से गुना करेंगे, इसे 180 करेंगे 3 से करेंगे, फिर देख लेंगे। मैं क्या तरीका बताता हूं इनका, देखो डिफरेंस। अगर कभी भी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है, कैसी फ्रैक्शन है सर, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अंश और हर का डिफरेंस देखो, 13 और 8 का अंतर कितना है 5, या 29 और 6 का अंतर कितना है 7, 41 और 45 का अंतर 4, 51 और 60 का आंसर कितना है अंतर 9। इस अंतर से मेरे दोस्त आप अंश में भाग दे दो, 5 से 13 में भाग दो, 5 से अगर 13 में भाग देंगे 5 दूनी 10 और 5 6 के 30, 2.6 के लगभग आएगा। 7 से अगर 29 में भाग देंगे तो 7 चौक 28, 4 दशमलव कुछ आएगा। 4 से अगर 41 में भाग देंगे 10 दशमलव कुछ आएगा। 9 से अगर 50 में भाग देंगे 9 छक्के 54, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, 9 पंजे 45 या 9 छक्के 54, यानी 5 और 6 के बीच में होगा, 5 और 6 के बीच में। अब इसमें आप ये देखो कि सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है 2.6, मतलब सबसे छोटा सर 13/18 होगा। उससे बड़ा क्या है, उससे बड़ा सर क्या है 4 वाला है, यानी उससे बड़ा सर क्या आएगा 29/36। उससे बड़ा क्या है 5 और 6 के बीच में जो है 51/60, और लास्ट में ये आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 13, 29, 51, 41, ए विल बी राइट आंसर। ए जो है बच्चा बिल्कुल सही आंसर है। ये ऐसा तरीका है कि बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को आप देखते ही निकाल सकते हैं। ये ऐसा तरीका है कि जो बड़ी बड़ी फ्रैक्शन को भी आप एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, सीधे आओ उड़ा दो, है ना, ऐसे कर सकते हैं। अगर चलो करके दिखा देता हूं, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि 11/13 यहां दिखाई दे रहा है, 21 बटे आपको दिखाई दे रहा है 21/24, 21/25 कर दो, 21/25 यहां आपको दिखाई दे रहा है 87 बटे आपको दे दिया कितना 90। अगर इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछता हूं मैं, सबसे बड़ी भिन्न, तो कुछ नहीं करना, देखो ये टिपिकल हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेना ही दिक्कत हो जाएगा। वहां तो चलो एलसीएम हमने आसानी से ले लिया, वहां तो एलसीएम आसानी से ले लिया, लेकिन इसमें एलसीएम लेने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, वही तरीका सर, इनका डिफरेंस कितना है 2, यहां डिफरेंस कितना है 4, यहां डिफरेंस कितना है 3, तो बच्चा 2 से अगर 11 में भाग दोगे 5.5, 4 से अगर 21 में भाग दोगे यानी लगभग कितना आएगा 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, लगभग क्या है 5.2 आएगा। 3 से अगर 87 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 9 तीस 27, यानी सर कितना आएगा 29 आएगा। तो सबसे बड़ा क्या है, यही सबसे बड़ी है। सबसे छोटा क्या है सर, सबसे छोटा ये है। तो ऐसे आप सेकंडों में बता सकते हैं, ऐसे मेरे दोस्त आप सेकंडों में बता सकते हैं। यानी जब कभी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उचित भिन्न अगर हो, तो उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लेते हैं, उस डिफरेंस से अंश में डिवाइड कर देते हैं, जो वैल्यू बड़ी वो बड़ी, जो छोटी वो छोटी। समझ में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? तुमसे ही बोल रहा हूं, आ रहा है ना? आ जाओ तो जल्दी से, फटाफट से आ जाओ। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे हैं ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, है ना, मतलब क्या क्या पूछा है आपसे, बताओ क्या करूं मैं इनका, है लेकिन अब क्या कर सकते हैं भैया, है पढ़ना पड़ेगा, जॉब चाहिए ना हमें, तो इनसे लड़ना थोड़ी है, पढ़ना है। देखो एजुकेशन शब्द में अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखो मेरे भाई, अगर व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, अरेंज करने की बात कर रहा है, तो अरेंज मतलब देखो यहां एजुकेशन में कितने शब्दों को व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ रहें, यानी वॉबल्स मेरे भाई एक साथ रहें। वॉबल मतलब ए ई आई ओ यू। तो यहां अगर देखेंगे ई है, बहुत बढ़िया, यू है, बहुत बढ़िया, ए है, बिल्कुल, आई है, ओ है, यानी पांचों के पांचों ले लिए इसने। ई जो है मेरे भाई, यू जो है मेरे भाई, ए जो है,
आई जो है ओ है, ये एक साथ लेने हैं, ये तो जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, बोलो हाँ। बाकी अब कितने बच गए, डी सी टी आई, डी सी टी एन, डी सी टी एन, डी सी टी एन, डी सी टी एन, टोटल कितना हो गया, 5 और 4 9, यानी 5 ये हो गए, 1 2 3 4, ठीक है 9 हो गया। अब मेरे भाई इसका मतलब अभी इसे अरेंज कैसे करेंगे, देखो अगर आपके पास में 5 जगह हैं, कितनी जगह हैं 5, तो 5 जगह हैं और इन 5 जगहों पर अपन अरेंज करते हैं इन पांचों को, तो इन्हें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। कितने फैक्टोरियल के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल के हिसाब से विधि से हम इन्हें बैठा सकते हैं। लेकिन अब अगर इसे बाद में देखेंगे, जैसे अब ये पांचों जो आएंगे कहीं पे भी एक ही स्थान पे आएंगे, तो एक स्थान ये हो गया, 2 3 4 5, 5 स्थान हो गए। अगर इन 5 स्थानों पर हमें ये अरेंज करने हैं तो ये किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल के हिसाब से इन्हें अरेंज कर सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जैसे 3 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या है 3 गुना 2 गुना 1। जैसे कि अगर 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये है। अब 5 फैक्टोरियल के हिसाब से इन्हें अरेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये अंदर यहां बैठ गए, सपोज यहां बैठ गए, अब इन्हें भी तो अंदर अरेंज कर सकते हैं। ये भी कितने डिजिट हैं, ये भी कितने अक्षर हैं 5, तो यहां 5 फैक्टोरियल के हिसाब से इन्हें अरेंज कर सकते हैं, बोलो हाँ है ना। तो मेरे भाई अगर 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो रहा है, 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो रहा है सर, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, 120 गुना 120 करेंगे, यानी 120 के हिसाब से इन्हें कर सकते हैं। और अंदर 120, तो 120 गुना 120 यानी 12, ये आपका आ गया 14, 140, 144, 14400, बिल्कुल सही आंसर है 14400। ये बात समझ में आई, आगे नहीं आई, बताओ हाँ या ना। देखो मैंने क्या किया, अरेंज जब भी करना हो, अरेंज जब भी करना हो तो आप देखो, जैसे यहाँ 5 आपकी जगह थी, 5 जगह थी, कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं सर, हम इन्हें 5 फैक्टोरियल के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। 5 फैक्टोरियल के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। रिपीटेशन अलाउ होता है तो अलग चीज हो जाती है, लेकिन रिपीटेशन का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास में इतने ही वर्ड हैं, इन्हीं का प्रयोग करके बनाना है। तो मतलब हमें क्या करना है, 5 फैक्टोरियल के हिसाब से इन्हें अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जो ये एक स्थान पर आएंगे कहीं पे भी, इनके अंदर भी 5 फैक्टोरियल के हिसाब से इन्हें कर सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल गुना 5 फैक्टोरियल, आंसर कितना आएगा 14, 14400, ठीक है भाई चलेगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और पूछा है अरेंज का ही, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, अरेंज का ही एक और क्वेश्चन पूछा है। देखो भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासा 11 है तो संख्याओं का योग बताओ। मासा बच्चा 11 है तो संख्याओं का योग बताओ। मासा कितना है 11, तो संख्याओं का योग बताओ। बहुत बढ़िया भाई, दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में हैं। तो देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्त, इस क्वेश्चन की बात करेंगे, दो संख्याएं जो हैं 21:10 के अनुपात में हैं, ठीक है सर, उनका मासा 11 है। मासा कितना है सर 11 है, तो 21:10 में है, मासा कितना है 11 है, एचसीएफ कितना है सर 11। तो देखो अगर आपको पता है हमें चाहिए सर संख्याओं का योगफल, तो ये आपकी क्या है, ये दोनों संख्याओं का जो रेशियो है ना, वास्तव में ये 21 यूनिट संख्या होगी और ये आपकी 10 यूनिट, यानी इसमें से ये इसका एचसीएफ है, ये इसका एचसीएफ है, यानी दोनों का एचसीएफ अगर इंक्लूड कर देंगे तो वास्तव में संख्या आ जाएगी। इनका योग करेंगे तो मतलब कुछ नहीं करना, 21 + 10 कितना हो गया 31, और 31 में एचसीएफ का गुना कर दो 11 का, तो आंसर क्या आएगा 1 3 4 और आपका 3, 341 आंसर आएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। जो रेशियो के अंदर अगर संख्याएं कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करके रेशियो रखा जाता है, उस रेशियो में वास्तव में होता क्या है कि दोनों संख्याएं या तीन संख्याएं, जो भी संख्याओं का रेशियो आप निकाल रहे हैं, यानी उनमें से उनके एचसीएफ हटा दिए, तब जो आपकी वैल्यू है वही रेशियो है ना, जो कंपैरिजन किया गया। ठीक है भाई, तो हमने देखा कि 21 और 10 था, यानी इनमें से इनका एचसीएफ निकल गया, तो अगर इन्हें जोड़ेंगे तो 31 और एचसीएफ का गुना कर दो, संख्याओं का योगफल आ गया। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बढ़िया सा क्वेश्चन आप सभी के बीच में आ गया, फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं आपको कितनी मेहनत करनी है, कितनी मेहनत की जरूरत है मेरे दोस्त। बाकी इसकी सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम वही है आपका मैथ्स बाय हरीश गौतम सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि अभी आपको मैराथन, इसी बेस पर मैं आपको मैराथन भी लेके आऊंगा 6 to 8 के लिए। पूरा का पूरा टॉपिक आपके कंप्लीट होंगे एक तरफ से, है ना।
पूरी आपको मतलब बड़ी बड़ी क्लास दे दूंगा, जिससे कि मैं नहीं चाहता कि आपको टाइम वेस्ट हो। तो इसीलिए मैं इस तरह से आपको स्ट्रक्चर वे में मैं आपको बना रहा हूँ सारी चीज़ें, कि आपको पूरा कंटेंट मिले और उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। जिस स्पीड से आप देखना चाहें उस स्पीड से आप देख सकें। तो इसीलिए मैं आपको इस तरह से रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे रहा हूँ। ठीक है भाई। एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? बहुत बेहतरीन भाई। देखो सवाल बहुत प्यारा है। क्वेश्चन क्या करा है भैया, ये कुछ इस तरह से टोकरी में अंडे रखे कि सपोज पहले कुछ भी नहीं अंडे रखे, पहले इसमें एक अंडा रखा सपोज। अब अगर अब दूसरे दिन जो अंडे रखेगा, दूसरे दिन अंडे रखेगा, जितना पहले से अवेलेबल है उतना ही अंडा और रख देगा, मतलब 2 हो गया। अब तीसरे दिन जो रखेगा, सपोज 2 अंडे पहले से अवेलेबल हैं तो 2 और रख दिए, 4 हो जाएंगे। चौथे दिन जो रखेगा कि 4 पहले से अवेलेबल हैं तो 4 और रखेगा, 4 और रखेगा, इतने अंडे आएंगे। अब इस प्रकार उसने क्या कहा, इस प्रकार उसने क्या कहा कि 24वें दिन पूरी भर जाती है। तो 24वें दिन पूरी भरी, 24वें दिन पूरी भरी, तो इसका मतलब जब पूरी भरी होगी, इसका मतलब 23वें दिन जो आधे अंडे होंगे, जितने भी टोकरी में आ सकते हैं आधे अंडे होंगे, आधे अंडे 23वें दिन होंगे। और जैसे ही 24वें दिन आएगा तो आधे पहले से थे, आधे और ले आया, तो मतलब पूरी टोकरी हो गई। अगर आधे इस 23वें दिन आधे थे, 23वें दिन अगर आधे थे, तो आधे अगर इससे पहले 22वें दिन क्या होंगे सर? इसका आधा मतलब 1/4 यहां रहा होगा, तो 1/4 अंडे आपके पहले से थे, 1/4 और डाल दिए होंगे, तो ये आपकी क्या हो गई होगी? आधी। इसका मतलब 22वें दिन की बात करें, 22वें दिन, तो 22वें दिन ये टोकरी 1/4 भाग भरी होगी। और हमसे यही पूछा है कि 1/4 भाग कब भरी थी? तो 1/4 भाग 22वें दिन भरी थी। 1/4 भाग जो है 22वें दिन भरी हुई थी। 1/4 भाग 22वें दिन भरी हुई थी। ये बात समझ में आई? बोलो हाँ है ना? आगे नहीं समझ में? जल्दी बताओ, क्लियर है? ये बात समझ में आया? जैसे पूरी 24वें दिन भर जाती है, जबकि इसका मतलब 23वें दिन आधी भरी होगी और आधी आके 24वें दिन भर दी, क्योंकि जितने पहले से ऑलरेडी हैं इसके पास में अंडे उतने ही भरने हैं, जितने पहले से हैं उतने ही भरने हैं। तो आपने यहां भर दिया। यहां अगर 23वें दिन आधी रही होगी तो इसका मतलब इससे पहले वाले दिन 1/4 होगी, तभी 1/4 पहले से होगा, 1/4 आके डाल दिया होगा, तो इसका मतलब सर 22वें दिन 1/4 भर गई होगी। 22वें दिन 1/4, ये आपका कहां से लिया गया है? ये आपका यूपीएससी प्री से लिया था और 2010 वाले पेपर से। तो देख सकते हैं कहां से इन्होंने क्वेश्चन खोज के निकाले हैं, कहां से क्वेश्चन खोज के निकाले। सब जगह राउंड लगाया है इन्होंने, सब जगह। यूपी टेट में भी राउंड लगाया है, यूपीएससी में भी राउंड लगाया है, हर जगह निकाल के लेके आएंगे। दे दो इन्हें सबको, सब दे दो इन्हें, सब दे दो। देख लो, ये टीचर नहीं, इन्हें बिल्कुल ऐसा बनाना है मजबूत टीचर। ये भी याद रखें कि हमारा पेपर में मैथ्स कैसा आया था। देखो, एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है। बहुत बढ़िया। तो भैया क्या करें फिर? हो रही है तब P रेशियो Q बताओ। कितना आसान सवाल। P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ, Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि। देखो भाई, कोई चीज 100% है, P रुपए में बेची तो 10% का लाभ। 10% अगर कोई चीज 100 रुपए की है सर, P में बेचोगे तो मतलब 10% का लाभ, मतलब 110 में बेचोगे। अगर इसे Q में बेचोगे मतलब सर कितने की हानि हो रही है? 4%। 100 में से 4 की हानि, मतलब 96 में बेचोगे। बोलो हाँ ना? मेरे दोस्त अगर रेशियो अगर देख लेते हैं आप रेशियो, तो यही रेशियो हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा P और Q का? 4 से काटो, नहीं कटेंगे अपन तो 2 से काटेंगे सर। 55 यहाँ आएगा, पहले पे आएगा 55, तो यही हो जाएगा। लेकिन ये चौथा वाला आपको परेशान करता है, ये ऑप्शन तुम्हें जीने नहीं देता है। ये कहता नहीं देखने देंगे, पहले वाले से नहीं देखने देंगे, तब तक तुम लास्ट तक नहीं आओगे ना, तब तक नहीं जाने देंगे। आपको आना हमारे पास ही पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे दोस्त तुम्हें इसके पास जाना ही पड़ेगा, बिना इसके पास जाए कुछ नहीं हो सकता है। ये वही वाली गर्लफ्रेंड है तुम्हारी जो पहली वाली है, कि भैया लौट फिर के तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा, अच्छा कुछ भी हो जाए है, किसी के पास चले जाओ। देखो तो मेरे दोस्त अगर इसके बात करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा? 55। यहां अगर करेंगे 48, तो आंसर क्या आएगा? 55-48 आएगा। बोलो हाँ है ना? ये 55-48 आ गया। 55-48 यानी ये वही गर्लफ्रेंड है जो आपको अपने पास बुलाती है। मतलब तुम्हारा एकांत। पहले भी तुम अकेले थे, कितने लोगों के पास भी चले जाओ, आपको लास्ट में पता चलेगा कोई नहीं है आपका।
आपका कोई भी नहीं है, आप तो अकेले ही हो भैया। तो अकेले हो मतलब मेरे दोस्त आपको लौट के अपने पास ही आना है। तो यही ऑप्शन कर रहा है, बेटा तुम यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले, लाना तुझे मेरे पास पड़ेगा, यहां तक तो आना पड़ेगा। चलो, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त का त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले का वर्ग। बहुत बढ़िया। देखो भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, 40 पाई स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है सर, पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है सर, 40 पाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ है ना सर, पाई से पाई खत्म हो गया, तो रेडियस का स्क्वायर कितना है, रेडियस का स्क्वायर 40 पाई है। बोलो हाँ है ना, आप कहीं हाँ सर। तो रेडियस बराबर कितना आ जाएगी, रेडियस हो जाएगी अंडर रूट 40 पाई, अंडर रूट 40 पाई। तो ये कह रहा है जी, क्या कह रहा है, जो त्रिज्या है ना ये मेरे भाई क्या है, वर्ग की भुजा के बराबर है, भुजा के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 40 पाई का स्क्वायर, अंडर रूट 40 पाई का स्क्वायर। तो मेरे भाई स्क्वायर से ये अंडर रूट खत्म होगा, 40 पाई बिल्कुल सही आंसर है। 40 पाई विल बी राइट आंसर, 40 पाई बच्चा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, समझ रहे हो। चलो तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट हो रहा, ये रहा नहीं मतलब ये आपकी शिफ्ट हो गई। पहली शिफ्ट के सारे क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कितने क्वेश्चंस के आपके सही जवाब निकले। देख लो बाबू भैया, कितने प्रश्नों के सही जवाब निकले आपके। तो भैया कितने शिफ्टों के निकले आप कहेंगे अरे सर। चलो तो कुल मिला के अगर अच्छा स्कोर निकला है बढ़िया है, आप प्रैक्टिस करो। बाकी इसकी क्या करना है मैं आपको मतलब टॉपिक वाइज मैराथन आपको दे दूंगा, बढ़िया से मेहनत करो, बढ़िया कॉन्फिडेंट रखो, मस्त तरीके से पढ़ो, आराम से हो जाएगा। और क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथियों में शेयर कर देना है कि कंटेंट मिल रहा है ऑथेंटिक, यहाँ से ले लो, ठीक है भैया। हाँ, और बाकी क्या करना है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है और साथियों को सेशर को शेयर कर देना है। और जब सिलेक्शन होता है ना तो बाद में बताना भी है, सर चयन हो गया, हमने आपकी क्लास देखी थी, हैं कहीं भूल जाओ, ऐसे भूल जाते हैं सब लोग हैं। चलो अब बात करेंगे मेरे दोस्त बिहार पीआरटी, ये सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सेकंड शिफ्ट 2023 के सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे जो आपका एग्जाम था। चलिए तो ये रहा आपके सामने बढ़िया क्वेश्चन, फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिना दोहराव के 0 1 2 3 4 का उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है। देखो यही पैटर्न आपका अरेंज वाला इससे पहले भी पूछा गया था और इसमें भी पूछा गया। इसमें स्पष्ट कहा है बिना दोहराव के, दोहराव नहीं होना चाहिए। मतलब सर कितनी 4 अंकों की संख्या बनाई सकती है, कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है 4 अंकों की। तो 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है मतलब 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और 4 स्थान। बोलो हाँ ना। अब आपके पास यहां डिजिट कितने, 1 2 3 4 5, तो यहां कितने डिजिट आ सकते हैं, 5 नहीं बच्चा। क्यों, क्योंकि सर अगर यहां 0 बैठ गया ना गलती से तो ये तो 3 अंकों की हो जाएगी, तो 0 नहीं आ सकता। यहां 0 के अलावा कोई भी 4 अंक आ सकते हैं। तो इसका मतलब सर यहां कितने अंक आ सकते हैं, 4। क्या यहां 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर। इसका मतलब टोटल डिजिट यहां 5 थे, उसमें से एक यहां आके बैठ गया, तो अब कितने रह गए, 4, यानी यहां भी 4 डिजिट आ सकते हैं। अब एक यहां बैठ गया, एक यहां बैठ गया, मतलब टोटल 5 थे उसमें से 2 बैठ गए, तो 3 यहां बैठ जाएंगे, 3 यहां आ सकते हैं। अब यहां 5 में से 3 निकल गए तो सर 2 यहां बैठ सकते हैं। तो कितने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, 16 3 48, 48 दूनी 96, 96। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत परेशान करता है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है। कौन सा चाहिए, इनमें से कोई नहीं, है ना। ये बहुत परेशान करता है। क्यों करता है, क्योंकि आप लगता है आपको कि भैया ऑप्शन में मिल जाए कोई आंसर, नहीं मिला फिर इनमें से कोई नहीं, ये दिक्कत करता है। चलो जल्दी बताओ, बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सवाल पूछे हैं, है ना। बेहोश करने वाले सवाल पूछे हैं, लेकिन नहीं होंगे आप बेहोश, टेंशन ना लो, आप पढ़ रहे हो मस्त तरीके, आप अपने ऊपर विश्वास रखो, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो हाँ जी, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 4 बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है, तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है, चौथे बच्चे का कितना अंश मिलता है। बहुत बेहतरीन। एक व्यक्ति बच्चों के बीच में कुछ वस्तुएं बांटता है। पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है, पहले को कुल का 1/2, टोटल का 1/2, पहले को टोटल का 1/2, पहले को टोटल का 1/2 मिलता है। बहुत बढ़िया सर। अब ये कह रहा है जी मिलता है दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4, और इसका देखो एक काम करो,
ऐसे सवालों को ऐसे किया करो, पहले बच्चे को कुल का 1/2 मिलता है, दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 और तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4, पहले बच्चे का 3/4, पहले बच्चे का 3/4, है ना। तो आपको करना क्या है, जो इनका डिनोमिनेटर है ना मेरे भाई, डिनोमिनेटर जो दे रखा है, इसका आप एलसीएम लेके आप टोटल मान लो संख्या, या फिर आप इनका मल्टीप्लाई कर दो जो मन में आए। तो मैं क्या करता हूं, इनका डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर जो संख्या दे रखे डिनोमिनेटर, इनका एलसीएम मान लो। क्या मान लो सर, एलसीएम। बोलो हाँ, है ना। इनका एलसीएम कितना हो गया, 4। 4 का अगर पहले बच्चे को कितना मिलता है, 4 का 1/2, 4 का 1/2 मतलब सर 2 रुपए मिलेंगे, पहले को 2 मिलेंगे। बोलो हाँ, है ना, पहले को 2 मिलेंगे। बोलो दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4, दूसरे वाले को पहले का 1/4, पहले का 1/4 मतलब इसका 1/4, दूसरे को इसका 1/4, 1/4 सर कितना हो जाएगा, आधा मतलब 0.5। बोलो हाँ, है ना। तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4, पहले बच्चे का 3/4, तीसरे को पहले का 3/4, 3/4 मतलब सर 1.5 हो जाएगा, 3/4 1.5 हो जाएगा। तो ये क्या करा जी, चौथे बच्चे को कितना मिलेगा। तो देखो एक बात बताओ, 2 रुपए इससे मिल गए, 1.5 और आधा 2 इससे मिल गए, 2 और 2 टोटल 4 तो हो ही गए, और पूरे भी कितने थे, 4। 4 में से 4 तो नहीं बांट दिए, तो चौथे को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, उसे मिलेगा 0, 0 मिलेगी सर, 0। समझ में आया नहीं आया, बोलो हाँ, है ना। अरे आया समझ में या नहीं आया, बोलो भैया आ गया समझ में, हाँ ना, नहीं आया। देखो अगर नहीं आया तो दोबारा देखो, पॉइंटों से तकलीफ हो रही है तो देखो, आप या तो इसका एलसीएम मान लो या फिर इनका मल्टीप्लाई, जो भी डिनोमिनेटर दे रखे हैं ना, जो डिनोमिनेटर दे रखे हैं इनको गुना कर लो आपस में। 4 दूनी 8, दूनी 8 चौक 32, या 32 मान लो। कितना माना, 32 माना कि टोटल वस्तु 32 है सर, 32 कितनी है, 32। अब पहले बच्चे को इसका आधा मिलता है, पहले बच्चे को इसका आधा मिलेगा तो सर 16 मिलेगा। दूसरे वाले बच्चे को इसका मेरे भाई, इसका 1/4 मिलता है, इसका 1/4 मतलब 4 मिलता है। तीसरे वाले बच्चे को इसका मेरे भाई 3/4 मिलता है, इसका 3/4 मतलब 12 मिलेगा। तो देखो टोटल पैसा कितना हो गया, 12 और 4 16, 16 + 16 32, तो टोटल भी 32 था, 32 यहां बट गया। तो बताओ चौथे को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा, डी ई आंसर आ जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं मतलब ई विल बी राइट आंसर, ई बच्चा बिल्कुल सही आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। समझ में आया नहीं आया, बोलो हाँ, है ना। चलो फटाफट से देखेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करो। वर्ग की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात। बहुत बढ़िया। देखो भाई, वर्ग का क्षेत्रफल जो है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। बोलो हाँ या ना। देखो भाई, अब मैंने क्या कहा, वर्ग का क्षेत्रफल, स्क्वायर का एरिया। हमें क्या चाहिए, वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया बच्चा। बहुत बढ़िया। और ये आपका समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, ये आपस में बराबर हैं। बराबर हैं मतलब सर 1:1 के अनुपात में है। बोलो हाँ है ना। जबकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। और मेरे भाई इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4, √3/4, और यहाँ इसकी साइड का स्क्वायर, साइड इसकी S मान ली, साइड इसकी S1 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1/1। तो देखेंगे अगर आप इसे, तो अगर यहाँ से ये √3 आपका देखेंगे, 4 इधर √3 इधर, तो ये क्या आएगा, a² अपॉन S² बराबर क्या आएगा, √3/4 आएगा, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे जाके, है ना। तो इसका मतलब हमें इनकी साइड का रेशियो चाहिए, तो अंडर रूट करेंगे इन दोनों का, तो ये आंसर क्या आएगा, √3 का अंडर रूट बटे आपका 2 आएगा। तो इसमें तो कोई है ही नहीं, ये बहुत सारे बच्चे गलती से इसे लगा देंगे जो कि नहीं है, न ये है न ये है, तो आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या आएगा, √3 ऑफ √3, √3 ऑफ √3, है ना, रूट ऑफ √3 रेशियो 2, ये आंसर आएगा। ये बात सबके समझ में आई या नहीं आई, बोलो हाँ है ना। और कुछ बच्चे जल्दबाजी में, पता है होता क्या है उनके साथ में, दिक्कत ये होती है, वो ये समझते हैं कि हमसे एग्जाम में क्या है, एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, कि हमसे ही शायद कोई गलती हो गई होगी, तो रूट ऑफ √3 थोड़ी होगा, √3 थोड़ी होगा, आंसर क्या होगा, √3 और रेशियो 2, तो वो गलती से वो भी आंसर लगा देते हैं, तो ये गलत करते हैं आप, है ना। तो चेक कर लिया करो कहीं गलती तो नहीं है ना। चलो तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से मैं पानी पी लेता हूँ एक बार, है, फटाफट से आंसर बताओ क्या होगा।
हाँ जी भैया, बताइए आंसर क्या आएगा। आप कहेंगे सर क्या कह रहा है, a बराबर 10, b बराबर 3 और c बराबर 6, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए बी सी त्रिभुज की भुजा हैं, ए बी और सी समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। पहले तो ये देखो क्या ये त्रिभुज की भुजा है या नहीं है। देखो त्रिभुज की सबसे पहले आइडेंटिटीज क्या होती है, सबसे पहले उसकी आइडेंटिटीज क्या होती है, दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दो भुजाओं का योगफल, दो भुजाओं का योगफल, दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ये त्रिभुज की सबसे पहली आपकी आइडेंटिटीज है। अगर ऐसा है तो ये तीनों की तीनों त्रिभुज की भुजाएं हैं, अन्यथा नहीं है। तो मेरे दोस्त अगर दो छोटी छोटी भुजाएं देखेंगे, 6 + 3, 6 + 3, 6 + 3 9, ये आपका क्या 10 से बड़ा है, नहीं है। अगर ये बड़ा नहीं है इसका मतलब ये त्रिभुज की भुजा ही नहीं है। जब त्रिभुज की ही भुजा नहीं है तो किसी स्पेशल त्रिभुज की कैसे हो सकती है, मतलब है ही नहीं किसी ट्राइंगल की साइड, तो ट्राइंगल की साइड है ही नहीं, मतलब इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ये उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर आएगा। मतलब आंसर क्या आएगा, ई विल बी राइट आंसर। ई बच्चा बिल्कुल सही आंसर है, बोलो हाँ या ना। सभी लोग बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। हाँ जी भैया, ये बात सभी के समझ में आई या नहीं आई। तो आंसर क्या आएगा, ई बिल्कुल सही आंसर है। ई बच्चा बिल्कुल सही आंसर है, यानी आपका आंसर ई बिल्कुल सही है। चलिएगा तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हीरा फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जेड सड़कें, 6 सड़कें एक देश की ओर जाती हैं, उन्हें एक्स वाई जेड और 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो भाई किस किस से रिप्रेजेंट किया जाता है 6 सड़कों को, एक्स वाई जेड और, चलो पढ़ लेते हैं पहले। जब तूफान आता है तो वाई अवरुद्ध हो जाती है, जब बाढ़ आती है तो एक्स 1 2 प्रभावित होती है, जब 1 अवरुद्ध होती है तो जेड भी अवरुद्ध होती है। एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चल जाए तो सड़क उपयोगी कौन सी है। कितना आसान सवाल है। देखो एक्स वाई जेड 3 तो सड़क ये हैं और 1 2 3 ये सड़क ये हैं, बोलो हाँ ना। जब मेरे भाई क्या आता है, जब मेरे भाई बाढ़ आती है, बाढ़ तो बाढ़ आती है एक्स 1 और 2 प्रभावित होती हैं। जब बाढ़ आती है, बाढ़ में मेरे भाई एक्स भी प्रभावित होती है, 1 भी प्रभावित होती है और 2 भी प्रभावित होती है, बोलो हाँ ना। जब सड़क 1 अवरुद्ध होती है तो जेड भी होती है, जब 1 भी होती है तो ये भी अवरुद्ध होती है, ये भी खराब हो जाती है, बोलो हाँ ना। अब इसने क्या कहा, जब तूफान आता है तो वाई अवरुद्ध हो जाती है, जब तूफान आता है तूफान तो वाई अवरुद्ध हो जाती है। मतलब ये सारे ऑप्शन खत्म हो गए, तो एक ही ऑप्शन बचा है 3, यानी यही सड़क बचेगी जो आपकी उपयोगी होगी, अन्यथा सारी की सारी सड़क तो बेकार हो गई। सब पे तो जाम लग रहा है, सब तो टूटी पड़ी हैं, अपन तो केवल 3 से जा सकते हैं, थर्ड वाली से। ठीक है भाई, चलिएगा आंसर ये रहा। बताओ इस प्यारे से क्वेश्चन। एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.5% छात्राएं थीं, छात्राएं मतलब गर्ल्स थीं। छात्रों का मतलब बॉयज का 75% तथा छात्राओं का 62.5% सफल हुए तथा 342 छात्राएं असफल थीं। तो सफल असफल छात्रों की संख्या यानी कितने फेल हो गए बॉयज, वो आपको बताना है। 37.5% छात्राएं थीं, कितने परसेंट, 37.5, तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, 37.5% बच्चा 3/8 हो गया, 3/8 यानी 8 में से 3 छात्राएं हैं। यानी अगर टोटल 8 स्टूडेंट हैं, अगर मेरे भाई टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं तो इसका मतलब 8 में से 3 आपकी गर्ल्स हैं, 3 अगर लड़कियां हैं तो 5 लड़के हैं। ये बात सबके समझ में आई या नहीं आई। अब ये कह रहा है जी छात्रों का मतलब लड़कों का 75%, लड़कों का 75%, 75% मतलब 3/4, और लड़कियों का मेरे भाई 62%, 62.5%, 62.5% मतलब 5/8। ये फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। 62.5% कैसे करते हैं देख लो एक बार, कहीं बच्चों को पता ही नहीं। 62.5, 62 दूनी कितना हो गया 134, 134 और ये कितना हो गया 135/2, 135/2, परसेंट हटाएंगे 1/100, 1/100, 135, 100 काय को 35 काय को 25 होगा, 125 है। हाँ तो आप देखेंगे ये 25 से कितने बार कटेगा, 5 बार, 25 से 4 बार, तो ये 5 एकन 5 और 4 दूनी 8 यानी 5/8 होगा, बोलो है ना। अब मेरे भाई ये कह रहा है जी इतने में से ये अदर असफल हो गए, सफल हो जाती हैं 62.5% यहां सफल होते हैं, 75% यहां सफल होते हैं। तो इसका मतलब सर देखो ऐसे सवालों को कैसे किया करो आप ना, अब देखो इसका मुझे 5/8 निकालना है, इसका मुझे 3/4, तो जो डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर का आप एलसीएम से ऊपर गुना कर दिया करो, जिससे इससे पहले वाले सवाल में किया था। तो डिनोमिनेटर कितना है दोनों का, ये 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा 8,
क्योंकि रेशियो में किसी से भी गुना कर दो, किसी से भी भाग, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको पता है 4 में से अगर 3 सफल हो गए, 4 में से अगर 3 सफल हो गए, इसका मतलब असफल निकालने हमें, तो 4 में से 3 सफल हो गए तो 4 में से 1 असफल होगा। इसका मतलब 40 का 1/4 मतलब 10 छात्र, 10 बॉयज ऐसे हैं जो आपके असफल हुए हैं। आपको पता है 62% मतलब 5/8, यानी 8 में से 5 आपकी सफल हो गई, लड़कियां पास हो गई, 8 में से 5 पास हो गई, तो आप देखो 8 में से कितनी फेल हो गई, 8 में से 3 फेल हो गई। बोलो हाँ है ना। यानी मेरे भाई इसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, कैलकुलेशन करेंगे 8 3 24 गुना 3/8 9 आएगा। यानी 9 लड़कियां फेल हुई, 10 लड़के फेल हुए। लेकिन लड़कियां 9 बराबर सवाल में कहा गया कितनी फेल हो गई, 342। 9 बराबर 342 तो 10 बराबर कितना लड़के पूछा है, 9 से काटेंगे, 9 चौक 36 यानी 9 × 27 और फिर करेंगे क्या 9 × 27, फिर कितना हो गया यहाँ से 7 9 8 72, 380 आंसर आएगा। 380 बच्चा बिल्कुल सही आंसर आएगा, 380 बिल्कुल राइट आंसर है, 380 आपका बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ रही है सारी चीजें? बोलो हाँ या ना। कोई गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? मुझे बताओ जल्दी से, कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ ना बोलो, नहीं है ना? चलो अगर नहीं है तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से बताएंगे। -2/3 और 1/2 के बीच में 2 संभव परिमेय संख्या हैं। बताओ ये कौन सी संख्या हैं जो कि आ सकती हैं इनके बीच में? एक है -2/3। सर -2/3 मतलब इसे हल करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, -0.66 के लगभग आएगा। बोलो हाँ ना। 1/2 का मतलब क्या है सर? 1/2 का मतलब सर 50.50 आएगा। बोलो हाँ ना। इन दोनों के बीच में बतानी है, इन दोनों के बीच में अगर बतानी है तो आप देखेंगे 2/6, 2/6 मतलब 1/3, 1/3 मतलब 33.33 यानी 0.333 आएगा। 3/5 का मतलब क्या है? 3/5 मतलब सर 3/5 60 यानी 0.6 आएगा। तो ये तो 0.5, मैक्सिमम कितना है 0.5 और ये 0.6 है, इसका मतलब ये खत्म हो गया। 2/6 मतलब 1/3, 2/6 मतलब 1/3, 1/3 माइनस का और 1/3 प्लस का, तो 1/3 माइनस का मतलब माइनस का 0.33, तो ये तो आपको पता है, ये माइनस का 0.66 माइनस का 0.33, ये आपको माइनस का 0.33 है, तो इसका मतलब ये नज़दीक होगा, ये आपका इसके बीच में हो सकता है 1/3 0.333, इसका मतलब ये भी आपको, और ये भी मतलब ये यहाँ कहीं होगा 0.333, ये प्लस का 0.333, तो इसका मतलब ये दोनों बीच में होंगी। बी विल बी राइट आंसर, बी जो होगा बच्चा बिल्कुल सही आंसर होगा। बी जो है आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है ऐसे नहीं करना तो वैसे भी कर सकते हो। एलसीएम आपको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ 6 बना लो तो भी कर सकते हैं। ये बात समझ में आई सभी को? बोलो हाँ है ना। यानी इनके बीच में पूछा था तो बीच में आपने निकाल लिया। ये बात क्लियर है या नहीं है? बोलो ठीक है। कैसे किया मैंने? 2/3 को लिखा, 3 में 2 से भाग दूंगा तो 0.6666 आएगा, 1/2 लिखूंगा तो 0.50 आएगा। इनके बीच में केवल और केवल पॉसिबिलिटी किसकी है? इसकी हो रही है। क्या इसकी है? इसकी नहीं हो रही है। चेक करके देख लो। क्यों सर? 2/3 और 2/3 प्लस का है, इसका मतलब प्लस का आएगा 0.6666, और ये मैक्सिमम ही 0.5 है, तो ये इससे बड़ा है, हमें बीच में चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर बी आएगा। बोलो ठीक है। चलो अगर ठीक है तो जल्दी बताओ इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। अगर ये ठीक है तो इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर आएगा? बोलो, तुमसे ही कह रहे हैं, बताओ आंसर। बताओ भैया, बताइए, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। बोल दो ना जरा, जल्दी बताओ। देखो भाई, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। एक पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 5 गुनी है, लेकिन क्या हुआ? लेकिन 15 वर्षों के बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। तो पिता की उम्र बताओ। देखो, पिता की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र की, पिता की उम्र जो है, एक बार देख लेते हैं, आवाज आ रही है नहीं आ रही? सारी चीजें क्लियर है? बोला करो हाँ ना, समझ आ रहा है नहीं? चलो एक बार देख लेते हैं। चलिए सारी चीजें क्लियर हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जब तक एक बार आपकी बैटरी चेंज कर दी जाती है। हाँ जी, आवाज आ गई? बताइए सभी लोग हाँ ना बोला करो, कुछ तो बोला करो, अपना मुंह खोला करो। नहीं खोलोगे मुंह? चलो तो
चलिए भाई फटाफट से देखेंगे और इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। देखो भाई, एक पिता की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। बहुत बेहतरीन है सर, 5 गुना है पिताजी, यानी अगर बेटा जी 1 है तो पुत्र कितना, पिता कितना होगा 5। लेकिन 15 वर्ष बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी, 15 वर्ष बाद। अगर ये 1 है तो ये 2, कितने वर्ष बाद? 15। बेटा एक बात बताओ मेरे दोस्त, एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। क्यों सर? मैं अभी समझाता हूं। अगर आप हैं और आपके वो हैं, यानी आप हैं और आपके वो हैं, वो मतलब जो खास हैं, तो मेरे भाई अगर आज आप दोनों में 2 साल का अंतर है तो 20 साल बाद कितने साल का अंतर हो जाएगा? हाँ, तुम कहो 40 साल का। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हाँ सर हो जाएगा, वो 40 साल बड़े हो जाएंगे, हम 40 साल छोटे हो जाएंगे, है ना? ऐसे नहीं होगा। यानी अगर आज तुम दोनों में 2 साल का अंतर है तो 10 साल बाद भी 2 साल का अंतर होगा, 15 साल बाद भी 2 साल का अंतर होगा। मतलब जितने साल बाद देखोगे, जितने साल पहले देखो, अंतर 2 साल का ही होगा। बोलो हाँ, है ना? एज का डिफरेंस बराबर होगा। तो अगर एज का डिफरेंस बराबर है तो यहाँ एज का डिफरेंस 4, यहाँ एज का डिफरेंस 1। बोलो हाँ, है ना? तो मेरे दोस्त अगर बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ अगर बात करेंगे ये 4, ये आप इनको, ये क्या है, एज का डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने 4 से गुना किया। तो मेरे दोस्त अगर बात करते हैं 4 दूनी कितना है 8, यानी 5 पहले थी 8 अब हो गई, कितनी बढ़ गई 3। 3 बराबर, लेकिन सवाल में बढ़ा है 15 साल, 15 साल में ही तो अंतर आया। 3 बराबर 15 तो 1 बराबर 5। हमें चाहिए पिताजी की उम्र, पिताजी की उम्र चाहिए तो 5 है पिता की, 5 गुना 5 आंसर कितना आएगा 25। 25 बिल्कुल सही आंसर है, 25 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। 5 गुना 5 यानी 25 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। ये बात सबके समझ में आई? बोलिए भैया, ये बात क्लियर है या नहीं है? ये बात क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? चलो तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी बताओ। नीलू 1 रुपए में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपए में 5 नींबू की दर से बेचती है, उसका लाभ है, उसका लाभ है, लाभ। क्या कह रहा है सर? नीलू 1 रुपए में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है। बहुत बढ़िया, 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 2 ले लो, 1 रुपए में 2, 1 रुपए में 2, और उन्हें 3 रुपए में 5 नींबू, 3 रुपए में 5, सर कितने रुपए में? 3 रुपए में 5 की दर से बेच देती है। ये खरीदती है और बेचती है, ये सर खरीदती है और ये सर बेचती है। बोलो हाँ, है ना? अगर मेरे दोस्त यहां कह रहा है हमें पता लाभ और हानि की गणना कब कर सकते हो, जैसे मैंने कहा एक पेन है, एक खरीदा और एक बेचा, तो मैं बता सकता हूं 100 रुपए का खरीदा जी, 120 में बेचा, 20 रुपए का लाभ। लेकिन एक में मैंने 10 खरीदे और बेचे मैंने 5, तो 10 का क्रय मूल्य का कंपैरिजन क्या 5 के विक्रय मूल्य से करेंगे? नहीं सर, जितने खरीदेंगे उतने ही बेचेंगे, तभी लाभ हानि की एग्जैक्ट आपको पता चलेगी। इसका मतलब क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, आपकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, मात्रा सेम होनी चाहिए, जितना खरीदो उतना ही बेचो। तो इसका मतलब बच्चा 2 और 5 इनका एलसीएम यानी कितना है सर? ऊपर गुना करेंगे 5 से, ऊपर गुना करेंगे 5 से, नीचे करेंगे 2 से। इसका मतलब 5 रुपए की चीज आपने 6 रुपए में बेची, 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेची, 5 की चीज 6 में बेची, 1 रुपए का लाभ हो गया, 5 पे हो गया। 1/5% बनाने के लिए 100 का गुना करते हैं और आपका देखेंगे ये 20% आंसर आया। सर कितना आया? 20% बिल्कुल सही आंसर है, 20% बच्चा बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना? ये बात क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? चलो समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न अभी क्या कह रहा है आपका, कुछ क्वेश्चन और हैं अभी, इन्हें करेंगे, सबको फोड़ेंगे। चलो क्या कह रहा है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट से देखेंगे, जल्दी से बताओ। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी लेता है या अंग्रेजी लेता है या दोनों लेता है। 50.8 हिंदी लेते हैं, 64.2 अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 है तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं? देखो भाई कितना आसान सवाल है, आपको पता है सर 50.8% हिंदी लेते हैं, 50.8% ये हिंदी लेते हैं, 50.8% हिंदी लेते हैं, हिंदी। बहुत बढ़िया, मैंने कहा बहुत सही कर रहे हो आप। और मेरे दोस्त 64.2%, 64.2% ये आपके क्या लेते हैं? अंग्रेजी लेते हैं। जबकि ये बीच वाले हैं ना, जो ये बीच वाले, ये बड़े बड़े उत्पादी हैं ये, क्योंकि दोनों लेते हैं, ये दोनों लेते हैं। अब ये कितने आएंगे? देखो एक बात बताओ, टोटल इस क्लास में जो भी स्टूडेंट होंगे वो अपने आप का 100% होंगे, टोटल जो भी स्टूडेंट होंगे वो अपने आप का 100%, ये बात मानते हो? लेकिन अगर हम यहां इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये 100% तो नहीं है, ये तो सर 100% नहीं है। क्यों नहीं है सर? कितना हो रहा है जोड़ने पर? इसलिए नहीं है क्योंकि एक बार इसमें ये काउंट हो रहा है, एक बार इसमें काउंट हो रहा है, मतलब 2 बार काउंट हो रहा है। तो इसका मतलब अगर देखेंगे तो 8 2 10 और ये हो गया सर कितना
115 जोड़ने पर कितना हो गया 115%, लेकिन होना चाहिए था 100%। इसका मतलब 15% कौन है, 15% वो स्टूडेंट हैं जो दोनों में काउंट हो रहे हैं। कौन से में काउंट हो रहे हैं, दोनों पे, यानी दोनों में 15%, जबकि कुल संख्या कितनी है 500, और 15% दोनों लेते हैं तो 500 का 15% निकाल दो। 500 का 15%, सर क्या निकालना है, 500 का 15%, 500 का 15%। परसेंट हटेगा तो 100 से डिवाइड होगा, या परसेंट हटेगा तो 2 जीरो लेके मरेगा। परसेंट हटेगा 2 जीरो लेके मरेगा, और 15 पंजे 75 यानी 75 आंसर आएगा। 75 बिल्कुल सही आंसर है। 75 यानी 75 बच्चा बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है 75। ये बात समझ में आई नहीं, बोलो हाँ या ना। ये बात क्लियर है। कैसे किया मैंने, टोटल होना चाहिए 100%, लेकिन हो रहा है 115, 50.8 64.2। सर कितना ज्यादा हो रहा है, सर ये तो 15% ज्यादा हो रहा है। 15% बराबर कितना है सर, 15% बराबर सर 500 का 15% कितना हो जाएगा सर, 75 हो जाएगा। क्लियर है, चलो बताओ जल्दी से। या जी बोला गया है, देखो भाई एक बेसिक सा कंसेप्ट आपको पता है, ए की पावर पी गुना बच्चा ए की पावर क्यू। अगर बेस बराबर हैं, अगर बेस बराबर हैं तो गुना में पावर जुड़ जाती हैं, यानी ए की पावर क्या हो जाती है, पी प्लस क्यू हो जाती है। ये बात सभी लोग जानते हैं या नहीं, आप कहेंगे हाँ सर जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जानते हैं मेरे दोस्त तो एक चीज देखेंगे आप सभी लोग, यहां अगर देखते हैं तो ये अगर आप देखेंगे एक्स की पावर ये क्या हो जाएगा, ए बी गुना कर दिया माइनस ए सी, फिर अगर आप करेंगे इसमें इसे जोड़ेंगे प्लस ये, क्योंकि आपके बेस सबके बराबर हैं, बी सी माइनस ए बी, फिर अगर जोड़ेंगे तो सी ए माइनस ए बी, सी ए माइनस ए बी। बोलो हाँ या ना मेरे दोस्त, उड़ा दो, क्यों, ए बी से ए बी उड़ा, बी सी से बी सी उड़ा, बी सी से बी सी, कहाँ है बी सी, बी सी कहाँ है, बी सी, अच्छा ये बी सी आएगा, बी सी से बी सी उड़ा, बी सी से बी सी से सी ए, यानी एक्स की पावर 0। अगर किसी की पावर 0 है मतलब आंसर 1 है, किसी की पावर 0 है मतलब आंसर 1 है, किसी की पावर 0 है मतलब आंसर 1 है, आंसर 1 है। इसे तो सबने कर दिया होगा, कर दिया नहीं कर दिया, या इसमें भी दिक्कत है, बताओ, कर दिया ना, बोलो हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ। चलो जल्दी बताओ। तांबे के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, तार की लंबाई बच्चा 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या बताओ। तार की लंबाई अगर 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या बताओ, त्रिज्या मतलब रेडियस बताओ। देखो गोले का आयतन जो व्यास है 6 सेंटीमीटर, बच्चा व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस जो है व्यास की आधी होती है, 6/2 हो जाएगी यानी 3 हो जाएगी, 6/2 यानी 3 हो जाएगी। बोलो हाँ है ना, ये बात क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है मेरे दोस्त, गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार का अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाती है, मतलब गोले का आयतन जो है, गोले का आयतन सर 4πr²। अच्छा 4/3 πr³ होता है सर, 4/3 πr³, r³ मतलब 3 की पावर 3। अब इसमें से एक सर क्या बनाया, तार, जबकि लंबाई कितनी है 36, तो तार मतलब बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई, r² निकालना है, h बराबर 36 है। बोलो हाँ है ना, बस कर दो, क्या दिक्कत आ रही है सर, अगर करेंगे पाई से पाई खत्म हो जाएगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। 3 से ये 27 कटेगा 9 बार, क्योंकि 3 की पावर थी। 9 से ये कटेगा सर 4 बार, 4 से 4 मतलब सर 1, रेडियस का स्क्वायर 1 है तो रेडियस बराबर 1 आएगा, रेडियस बराबर 1 यानी उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। जब मेरे दोस्त आपको पता है त्रिज्या पूछिए, त्रिज्या, रेडियस, रेडियस पूछिए, रेडियस का स्क्वायर अगर 1 है, त्रिज्या का स्क्वायर 1 है, त्रिज्या भी क्या होगी 1, त्रिज्या का स्क्वायर अगर 1 है तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये बात सबके समझ में आई या नहीं आई, बोलो आ गई ना, कर लेंगे ना। चलो तो फिर फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बताएंगे। दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई है मीटर स्क्वायर है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। वृत्तों की त्रिज्या बताओ। केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी मतलब सर क्या हो जाएगी, रेडियस के बीच की दूरी। ये है सीधी सीधी बात, केंद्रों के बीच की दूरी मतलब रेडियस के बीच की दूरी 6 है, तो इसका मतलब रेडियस का डिफरेंस 6 है, तो 10 और 16 अंतर 6, 10 6 10 4 6 12 6, सबका अंतर 6 है, इसका मतलब इससे नहीं होगा। अब इसका मतलब सर हमें पता है, ये आपको पता है सर, क्या पता है सर, ये पता है सर कि दोनों का, अब आपका देखेंगे सर, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफलों का क्या है योगफल। तो पहले क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² पाई r1², दूसरे का पाई r2²। बोलो हाँ है ना मेरे भाई, पाई कॉमन ले लेंगे,
यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर है कितना, 160 पाई। 160 पाई, पाई से पाई खत्म, यानी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आएगा। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आएगा, मतलब मेरे दोस्त यहाँ ये देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां स्क्वायर करके जोड़ने पर 160 आए। 16 का स्क्वायर 256, ये तो 160 से जी ज्यादा हो गया। 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 10 116। बहुत बढ़िया, 16 और 10 या 16 और 100 116, यानी बी विल बी राइट आंसर। यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि अंतर 6 है और मेरे भाई योगफल कितना है 160 पाई, तो आंसर कितना आएगा, बी विल बी राइट आंसर। चलो जल्दी बताओ इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेनों की गति क्रमशः है। बहुत बढ़िया भाई। चलो देखो इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आपको पता है ये आपको परेशान कर रहे हैं। दोनों ट्रेनों की चाल का अंतर कितना है, 10। तो देखो यहां भी 10 अंतर है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है। अगर पहला ऑप्शन ये कह रहा है जी, ये कह रहा है जी तेज गति वाली जो है ना धीमी गति वाली से 3 घंटे कम समय ले रही है, अगर ये आपका आंसर होता तो हम अगर समय की बात करें, समय मतलब टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर क्या होता है बच्चा, दूरी बटे चाल। मेरे दोस्त समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अगर 50 से 600 में भाग देते तो कितने बार जाएगा, आप कहेंगे सर 12 घंटे लगते, इसे 12 घंटे। अगर 40 से भाग देते 600 में तो सर कितने घंटे लगते, 15 घंटे लगते। अब ये तो आपकी मौज आ गई सर, ये 12 घंटे ये 15 घंटे, कितने का अंतर आ गया, 3 घंटे का। सर यही आंसर होगा, आंख बंद करके लगा दो सर, आंख बंद करके लगा दो, यही आंसर होगा। यानी ऑप्शन से हम जा सकते हैं चेक करके, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं हम, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा, यही आएगा। श्योर है, अब तो हो गया, क्योंकि अंतर 10 है और मेरे भाई समय का अंतर 3 है। यहां 12 घंटे, यहां 15 घंटे, समय का अंतर 3 घंटे हो गया। और अब मेरे भाई दोस्त आपको स्पीड का अंतर 10। वैसे अगर इस सवाल को जो करते हैं उसके लिए एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या है मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं। जैसे अगर उसने कहा पहली जो आपकी धीमी गति वाली ट्रेन है, जो तेज गति वाली ट्रेन से कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर जो है मेरे भाई कम है, तो इसका मतलब अगर पहली की चाल, एक रिजल्ट होता है S1 इंटू S2, S1 इंटू S2 अपॉन क्या है S1 माइनस S2, S1 माइनस S2 यानी जो बड़ा है उसमें से होता इंटू दोनों के द्वारा लिए गए समय का अंतर बराबर डिस्टेंस। ये आपका डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है। अगर कोई S1 चाल से जा रहा है, दूसरा उसी दूरी को S2 चाल से जा रहा है, उन दोनों के समय का अंतर दिया है तो दूरी कैसे निकलेगी, दोनों का चाल का गुना बटे दोनों की चाल का अंतर मल्टीप्लाई दोनों के समय में जो अंतर है और बराबर क्या होगा, डिस्टेंस। तो इस तरह से भी आप इसमें वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। S हो जाएगा एक आपकी S प्लस 10 हो जाएगी, क्योंकि तेज गति वाली की हमें धीमी गति चाहिए, अपॉन क्या होगा, इन दोनों का अंतर 10 हो जाएगा। डेल्टा टी कितना है, 3 दे रखा है और वहां कितना दे रखा है, 600। 3 से काटेंगे 200 बार, 200 गुना 10 आपका हो जाएगा 2000। 2000 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो, मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आए 2000, और अंतर कितना हो 10, तो 50 और 40, 50 और 40 यानी 1 50 1 40, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, लेकिन आपके लिए ऑप्शन वाला मेथड सही है, ऑप्शन वाला तरीका आपके लिए सही है, ऑप्शन वाला तरीका आपके लिए सही है। बोलो हाँ है ना, ये बात क्लियर है। चलो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समीकरणों 1/x प्लस 1/y, 1/y प्लस 1/z, 1/y प्लस 1/z, 1/z प्लस 1/z को संतुष्ट करने वाले x का मान बताओ। अब इसे देखो कैसे करेंगे, आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, इन सबको आपस में जोड़ दो। इन सबको क्या करो सर, आपस में जोड़ दो। कैसे सर, 1/x 1/y, 1/y 1/z, 1/z 1/x जोड़ेंगे तो ये 2/x, क्योंकि 1/x प्लस 1/x प्लस 2/y प्लस 2/z, ये बराबर क्या आएगा, यहां जोड़ेंगे 8 12 20 और 10 30, कितना आएगा 30। सब में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 15 आएगा। यानी सर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 15। हमें किसका मान चाहिए, x का, हमें x का मान चाहिए, यानी x वाले का मान चाहिए। तो अगर देखो इस कैलकुलेशन में से अगर इन दोनों को हटा दें तो केवल x बचेगा हमारे पास, यानी 1/y 1/z की वैल्यू क्या है, 1/y 1/z की वैल्यू 12। यानी इसमें से अगर इसे घटा दें, 15 में से अगर 12 घटा दें तो किसकी वैल्यू आएगी, 1/x की, और 1/x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। 1/x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 3 आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इधर जाएगा 3 इधर आएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 1/3 आएगी।
x की वैल्यू 1/3 आएगी, x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, बिल्कुल सही आंसर है, x की वैल्यू 1/3। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, बोलिए, ये बात क्लियर है या नहीं है दोस्त? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत तो नहीं है? बोलो ठीक है। 1/3 बच्चा बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई, कैसे किया ये आपने देख लिया होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक राशि 5 सालों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है, इसी दर से 12,000 का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 12,000 का 3 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो भाई, आपको एक चीज पता है, क्या पता है सर? 5 वर्षों में जो साधारण ब्याज है ना, 5 वर्षों में साधारण ब्याज वो 50% है। आपको पता है साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, साधारण ब्याज दोस्त हर साल बराबर मिलता है। तो मेरे भाई अगर आपको पता है 5 साल में 50%, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 10%। 1 साल में 10%, 1 साल में 10%। जब 1 साल में 10% है मेरे दोस्त, तो आपको पता है 12,000 का 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप कैसे निकालेंगे? आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इस तरीके से नंबर वाला मेथड निकाल सकते हैं। 12,000 3 साल की बात कर रहा है, 3 साल का नंबर होता है सर 331। मैंने अभी इससे पहले भी बताया था 3 साल का नंबर क्या होता है? 331। देख लो नंबर। 2 साल यानी 2 यूनिट टाइम के लिए नंबर होगा 21, 3 यूनिट टाइम के लिए 331, 4 साल या 4 तिमाही होता है उसके लिए 46 41। करने का तरीका वही होगा मेरे दोस्त। पहली बार 10% ब्याज है, मतलब पहले इसका 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 1200। फिर 10% निकालेंगे 120, फिर 10% निकालेंगे 12, गुना करके सबको जोड़ दो, वही CI आएगी। 12 × 3600 ये हो जाएगा 120, 12 × 36 360 और 12। तो मेरे भाई जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3600 और ये हो गया 3962, 3962 यानी बिल्कुल 72 या 62, 72 सॉरी 3972 आंसर आएगा। यानी कितना आएगा? 3972, 3972 बिल्कुल सही आंसर आएगा। ये बात सबके समझ में आई या नहीं? बोलो हाँ है ना? क्लियर है? सभी लोग बताएंगे। ये दोस्त क्लियर है? कैसे किया? हमें पता है सर 12,000 रुपये हैं, CI चाहिए, 3 साल के लिए नंबर होता है 331, 12,000 का 10% 1200, फिर इसका 10% 120, 120 का 10% 12, गुना करके जोड़ दो, आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा सर 3,972, 3,972 बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। ये बात क्लियर है? सभी लोग बताएंगे बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जल्दी बताओ इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। इसमें भी आपका वही पूछा है, जल्दी से बताएंगे। देखो अगर पावर आपको पता है, जैसे a की पावर माइनस का p है मेरे वो दोस्त, अगर ये माइनस का साइन है, अगर इसे प्लस का साइन बदलेंगे तो अंश का हर का अंश हो जाता है, यानी a 1/a की पावर प्लस का p हो जाएगी। ये बात आप जानते हैं? ये बात आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो ठीक है। तो देखो मेरे दोस्त, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां भी 3/4 है, यहां 4/3, यहां 3/4, तो सबको बेस बराबर कर दो, सबके बेस बराबर कर दो सर, सबके बेस। तो इसे अगर 3/4 उल्टा करेंगे तो मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा। सर ये 3/4 की पावर क्या कर दो, इसे -6 ही रहने दो, गुना उल्टा करेंगे तो 3/4 की पावर प्लस का 8 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? ये बात क्लियर है? क्योंकि माइनस का प्लस, अगर जैसे a की पावर -p है, मुझे अगर ये प्लस करनी है तो a 1/a की पावर p, अभी समझा जाता मैंने, हो जाएगा। बराबर आपको पता है, बराबर 3/9 की पावर 3 कितना है? 3/4 की पावर कितना है? n है। बोलो क्लियर है? हाँ या ना? अब आपको पता है अगर बेस बराबर हैं बच्चा, बेस अगर बराबर हैं तो पावर जुड़ जाती हैं। तो 8 प्लस माइनस का 6 करेंगे, तो 8 प्लस -6 करेंगे, तो ये जोड़ेंगे, तो ये दोनों जोड़ेंगे, तो ये 8 प्लस का है माइनस का 6, 8 प्लस का माइनस का 6 यानी प्लस का 2, यानी सर 3/4 की पावर 2 और यहां 3/4 की पावर n। जब बेस बराबर हैं पावर भी बराबर हैं हो जाएंगी, अगर बेस बराबर हैं और बीच में बराबर का साइन है तो पावर बराबर हो जाएंगे, n बराबर 2 आएगा। तो n बराबर कितना आएगा? 2 आएगा सर, n बराबर 2, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी n बराबर 2, इनमें से कोई नहीं आएगा। ये बात क्लियर है या नहीं है? सभी लोग बताएंगे। ये बात क्लियर है मेरे दोस्त या नहीं है? सभी लोग बताओ हाँ या ना, क्लियर है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। चलो अगर ये बात क्लियर है तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या होने वाला है? ये बात अगर क्लियर है तो अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या होने वाला है? चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या है ये रहा, जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन आ गया, जल्दी बताएंगे। देखो भाई,
कैलकुलेशन करनी है। अगर 4 की पावर -1 है, पावर -1 है, प्लस में करेंगे, कैसे करेंगे सर? 1/4 लिख देंगे। इसे क्या लिखेंगे सर? 1/8 लिख देंगे पावर, क्योंकि 1 हो जाएगी, 1 की पावर, किसी की पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड अगर है, पावर अगर -2 है तो ये 3/2 प्लस का हो जाएगा, ऊपर पावर हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? जैसे कि मेरे दोस्त आपको 1/3/2 की पावर -2 है, -2 है, प्लस का लेके जाएंगे, प्लस का तो अंश का हर का अंश हो जाएगा, यानी ये आपका ऊपर चला जाएगा, यानी डिवाइड में हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ ना? चलो, तो अगर आप नहीं करना चाह रहे तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे ये होल पावर है, इसे होल पावर -2 लिख सकता हूँ, होल पावर -2 लिख सकता हूँ। अब ये अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, यानी प्लस बनाने के लिए क्या हो जाएगा? 3/2 की पावर, 3/2 की पावर 2 हो जाएगी। बोलो हाँ है ना? करेंगे अगर इसे सॉल्व तो ये क्या आएगा? ये हो जाएगा सर एलसीएम 8 हो जाएगा, तो आप देखें 2 और ये कितना होगा? 3/8। कितना होगा? 3/8 डिवाइड है, यहाँ 9 कितना है? 9/4। अगर डिवाइड में एक बात ध्यान रखना, अगर डिवाइड का साइन है तो आमने सामने कट जाती हैं, बीच में अगर डिवाइड का साइन है तो आमने सामने कट जाती हैं। 3 से कटेगा 1 बार, 3 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 1 बार। बोलो हाँ है ना? यानी ये आंसर क्या होगा? 1/2 डिवाइड बाई क्या हो गया? 3। और डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अंश का हर का अंश हो जाता है, यानी 1/3, 1/6 आंसर आएगा। 1/6 बिल्कुल सही आंसर है। 1/6 बच्चा बिल्कुल सही आंसर है, 1/6 बिल्कुल सही आंसर है। ये बताइए आपके समझ में आई बात या नहीं? बोलो हाँ है ना? सभी लोग बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं है, ये बात यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? चलो, अगर नहीं है कोई दिक्कत तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बोलो, मुंह तो खोलो अपना, या ऐसे ही चल रहा है? सब चल रहा है ऐसे ही? बताओ जल्दी से आंसर क्या आया। आप कहेंगे सर रेशियो दे रखा है, A रेशियो B कितना है? 1/2 3/8। B रेशियो C कितना है? 1/3 5/9। C रेशियो D कितना है? 5/6 3/4। C रेशियो D आपका यही दे रखा है, ठीक है। तो देन द रेशियो ऑफ A B C D। देखो भाई, एक तो ये तरीका है कि भैया इन्हें क्या करो, सबको सेम, यानी कि सबको रेशियो देखो भाई। एक तरीका मैंने आपको ऑप्शन वाला क्या बताया है, ऐसे क्वेश्चन को, एक तो यह है कि A रेशियो B निकालो, उसके नीचे लिखो, फिर B रेशियो C लिखो, फिर C रेशियो D लिखो, फिर प्लॉट वाला सिस्टम लगाओ, तब जाके कैलकुलेशन करो। एक यह है कि ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन से क्या करना है, जैसे 1/2 और ये 3/8 है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? 8 इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा, यानी वास्तव में A रेशियो B क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 8 रेशियो, काटना चाहो तो काट भी रख सकते हो, काटना कैसे चाहो, 2 से कटेगा 1 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 4 इधर आएगा, 3 इधर जाएगा, तो ये A रेशियो B बराबर क्या होगा? 4:3 होगा। इसी प्रकार B रेशियो C कितना होगा? 3 से कटेगा 3 बार, 3 इधर जाएगा, यानी 3:5 होगा। इसी तरह से ये क्या होगा? ये 2 बार कटेगा, सॉरी ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार, तो ये क्या होगा? 10:9 होगा। तो इनमें ऐसा कोई ऑप्शन देखो कि जिसमें ये सब कंडीशनों को फॉलो कर रहा है। जैसे A और B का रिलेशन 4:3 हो, तो यहाँ A और B का रिलेशन क्या 4:3 है? नहीं। अगर A 4 होना चाहिए, लेकिन अगर इसे 2 से काटेंगे तो ये 3 है, ये 4 है। A होना चाहिए 4, लेकिन ये तो यहाँ B 4 है, इसका मतलब ये गलत है। अगर ये 4 और 3 यहाँ तो दिखाई ही नहीं दे रहा, तो ये भी तो है ही नहीं। अब केवल यही ऑप्शन है, लेकिन चेक इसलिए करना पड़ेगा कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो अगर 2 से काटेंगे, देखो 2 से काटेंगे इन दोनों को तो 4 3 आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर B और C का देखेंगे तो इसे 2 से काटेंगे तो 3 और 5 आ रहा है, B और C का 3 और 5 सही है। C और D का देखेंगे तो 10 और 9 आ रहा है, और 10 और 9 केवल और केवल B में ये अप्लाई हो रहा है, B वाले ऑप्शन में फॉलो हो रहा है, B वाले ऑप्शन में अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब आपका B विल बी राइट आंसर। समझ में आया? ऐसे चेक कर सकते हैं। बाकी ये दूसरा तरीका वो वाला है, ए बी का रेशियो, फिर बी सी का सेट करो, फिर सी डी का, सबका फिर मिक्स करो, मिक्स करने के बाद तब सॉल्यूशन करो। बहुत समय लगेगा, लेकिन नहीं करना है ऐसे, है ना? वैसे नहीं करना, ठीक है भाई? चलेगा, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। ये क्या कह रहा है, सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिनों और 17 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 पारिश्रमिक प्राप्त किया, तो पारिश्रमिक में उनके हिस्से बताओ। देखो भाई, एक बात ध्यान रखो, अगर मैं काम की बात करूं तो काम में पैसा किस तरह से मिलता है? आप कहेंगे जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, कम काम करेगा कम पैसा मिलेगा। मतलब जितना ज्यादा काम करेगा उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा, जितना कम काम करेगा उतना ही कम पैसा मिलेगा। बोलो हाँ या ना? ये बात समझ रहे हो? अगर ये बात मेरे दोस्त समझ रहे हो तो आप इसे ऐसे समझो, सर ये 11 दिनों में कर सकता है, ये 17 दिनों में कर सकता है,
और ये 5600 टोटल पैसा कमाते हैं। तो आप बताओ उनका हिस्सा। मैं अगर बात करता हूं इनके टाइम का अगर रेशियो बात करें, टाइम, तो इनकी टाइम की बात करें तो जो टाइम है, टाइम इसे 11 दिन लगते हैं और दूसरे को 17। हमेशा टाइम एंड वर्क में ध्यान रखना कि जो समय होता है ना, टाइम जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। समय जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आपके एफिशिएंसी, क्षमता के। क्षमता मतलब जिसका क्षमता ज्यादा होगी उसे कम समय लगेगा और जिसकी क्षमता कम होगी उसे ज्यादा समय लगेगा। मतलब सर जो ज्यादा क्षमता वाला आदमी होगा वो काम को जल्दी करेगा और जो कम क्षमता वाला होगा वो काम को देरी से करेगा। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका मतलब अगर टाइम का रेशियो 11-17 है तो भाई क्षमता, एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, क्षमता का रेशियो सर 17:11 होगा, 17:11। इसका मतलब इन्हें इसी हिसाब से पैसा मिलेगा, क्योंकि जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा पैसा, कम काम करेगा वो कम पैसा, क्योंकि समय दोनों का बराबर है। इसका मतलब इसे 17 रुपए मिलेंगे तो इसे 11 मिलेंगे। 17 + 11 कितना हो गया सर, 28। 28 बराबर सवाल में दिया है 56,000 या 5600। तो 1 बराबर कितना हो गया, 200। 1 बराबर 200, तो 17 दूनी 3400 इसे मिलेंगे, 11 दूनी 2200 इसे मिलेंगे। सर 3400 इसे मिलेंगे और 2200 इसे मिलेंगे। कैसे सर, हमें पता है टोटल पैसा कितना मिलेगा, 28। 28 बराबर 5600। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, 17 की वैल्यू। तो 17 की वैल्यू निकालेंगे 3400, 11 की वैल्यू निकालेंगे तो सर कितना आएगा, 2200। यानी बी विल बी राइट आंसर, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बात सभी के समझ में आई या नहीं आई, बोलो हाँ या ना। बच्चा बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बात सभी के समझ में आई या नहीं आई, सभी लोग बताएंगे हाँ या ना, क्लियर है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। आंसर क्या आएगा, बी जो है बच्चा बिल्कुल सही आंसर आएगा, बी। ठीक है भाई, चलो तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। ए का वजन बी के वजन से 25% और सी के वजन का 40% है। बहुत बढ़िया। तो भैया सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। द वेट ऑफ ए इज 25% ऑफ द वेट ऑफ बी एंड 40% ऑफ द वेट ऑफ सी। व्हाट परसेंट ऑफ सीज वेट इज इक्वल टू बीज वेट। बहुत बढ़िया, चलो जल्दी बताएंगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है द वेट ऑफ ए इज 25% ऑफ द वेट ऑफ बी एंड 40% ऑफ द वेट ऑफ सी। ए का जो वजन है बी के वजन का 25% है। ए का जो वजन है बी के वजन का 25% और सी के वजन का 40%। यानी मेरे भाई सी के वजन का 40% और ए के वजन का 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 25% मतलब सर 25% मतलब 1/4। अगर यहाँ ए माना, यहाँ आपका बी माना और यहाँ सी माना, बोलो हाँ है ना। ये सवाल कह रहा है जी बी के वजन का 25% है। अगर बी का वजन 4 है तो ये 1 है, अगर ये 4 है तो ये 1 है, बोलो हाँ है ना। सी के वजन का 40%, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5। अगर सी का वजन 5 है तो ये 2 होगा। सी का वजन अगर 5 है तो ये 2 होगा, लेकिन ये आपका 2 नहीं है, ए कितना है, 1 है। लेकिन जब ये 2 होगा तभी 5 होगा। तो इसे 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का गुना यहां तो यहां भी करना पड़ेगा। जब ये 2 होगा तो ये 8 होगा। यानी इनका रेशियो आ गया 8, 2 और 5। समझ में आया। देखो बी से जो ए है 25% है, ए का वजन बी से 25% है। इसका मतलब अगर बी का 4 है तो ये 1 है। और मेरे भाई ए का वजन जो है सी से भाई कितना है, 40% है। यानी सी अगर आपका 5 होगा तो ये 2 होगा। तो इसे 2 बनाएंगे तो जैसे 2 का गुना तो ये 8 हो जाएगा, बोलो ठीक है। अब ये क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। सी के वजन का कितना प्रतिशत, सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। यानी जो सर 5 से जो 8 है कितना परसेंट है। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना करेंगे और 5 से कटेगा 20 बार और 8 दूनी 16, 160% हो जाएगा। 20 का वजन जो है सी से, किससे सर, सी से। बी का वजन सर सी से, किससे कंपैरिजन कर रहा है, सी से। जिससे कंपैरिजन कर रहा है उसे आप नीचे कैलकुलेट करते हैं, उसे नीचे लेते हैं। जिससे तुलना करता है उसे नीचे लेते हैं, जिसकी तुलना करता है उसे ऊपर लेते हैं। जिससे कंपैरिजन करेगा वो नीचे आएगा, जिसका कंपैरिजन करेगा वो ऊपर आएगा। तो मेरे दोस्त आंसर कितना आएगा, आंसर क्या आएगा, 5 से तुलना की गई 8 की, परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना और आंसर क्या आएगा 160। 160 बिल्कुल सही आंसर है। ये बात सभी के समझ में आई या नहीं आई, बोलो हाँ या ना। यहां तक कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत तो नहीं है। अगर नहीं है तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, जल्दी से देखेंगे।
अच्छा हो गया आ गया भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आ गया, मतलब ये सारी के सारी शिफ्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दी। इसमें मैंने पूरे के पूरे आपको टोटल क्वेश्चन करा दिए, जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं पीआरटी में, जो भी क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट, तो आपको यहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें पता चली होंगी कि भैया कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल से आपको पढ़ाई करनी है। इसका बढ़िया से एनालिसिस आपने किया है, एक बार खुद से और एनालिसिस करना। और मैं आपसे यही कह रहा हूं कि मेरे दोस्त अच्छे से मेहनत करो, बढ़िया स्तर से करो, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। और सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चंस देखकर ऐसे नहीं करना है कि पीआरटी में इतना लेवल पूछा है तो 68 में कितना लेवल पूछेगा या 9th 10th में क्या पूछेगा। बढ़िया होंगी, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, कॉन्फिडेंस रखो, बढ़िया से मेहनत करो, ठीक है भाई। और करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि और अब जो आपकी मैराथन आएंगी ना इसी बेस पर आधारित, तो मैं आपको मैराथन प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें क्या है कंप्लीट, आप स्पीड के अंदर जाकर आप अपना रिवाइज कर सको, प्रैक्टिस कर सको, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथियों में शेयर कर देना, है ना। इसी तरह से आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और क्या करना है, और क्या करना है, और क्या करना है जल्दी बताओ। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। बाकी अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जहाँ भी आप मुझसे जुड़े हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या टेलीग्राम है या जहाँ भी, आपके अगर कोई सुझाव हैं, अगर आपके कमेंट हैं, अगर आप कुछ भी सुझाव दे रहे हैं या कोई भी अगर आपका प्रश्न है, तो वहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का ज़रूर जवाब दूंगा, जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे। तो बस उम्मीद है कि आप बहुत बेहतरीन मेहनत करें, ईश्वर आपको शक्ति दे, ताकत दे, जिससे आप बहुत अच्छी मेहनत करके और अपनी सफलता हासिल कर सकें। बाकी बहुत सारी विशेष आपके लिए, मेहनत करो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है भाई। चलिए तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद।